अभी हम कवर करने वाले हैं मॉड्यूल 7 से चैप्टर नंबर 3 विच इज रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द सिक्योरिटी रिलेटेड नॉर्म्स, राइट। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी के बारे में बात कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मास्टर डायरेक्शंस हैं आईटी फ्रेमवर्क को लेकर के फॉर द बैंक्स, फॉर द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, राइट। इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो आरबीआई ने एक वर्किंग ग्रुप फॉर्म किया था गोपाला कृष्णन जी के अंदर, सो डेट कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, टेक्नोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट एंड साइबर फ्रॉड्स के साथ डील किया जा सके। अप्रैल 2011 में आरबीआई ने गाइडलाइंस को डिस्कस किया था, गाइडलाइंस को इशू किया था ताकि जो रिकमेंडेशंस दी गई थी गोपाला कृष्णन कमेटी के द्वारा उनको इंप्लीमेंट किया जा सके। एंड द मेजर थिंग्स वर रिलेटेड टू द आईटी गवर्नेंस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, आईसीएस ऑडिट, आईटी ऑपरेशंस, आउटसोर्सिंग एंड द साइबर फ्रॉड्स, राइट। एंड फॉर द बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग, कस्टमर अवेयरनेस, लीगल एस्पेक्ट्स रिलेटेड जो चीजें थी इनमें कवर की गई थी। आईटी गवर्नेंस का मतलब होता है कि किस तरह से आईटी सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी सो एज वी कैन अचीव द बैंक गोल्स। एंड इफ वी टॉक अबाउट द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, तो सीआईए, जब भी हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे वी आर टॉकिंग अबाउट द सीआईए, that is confidentiality, integrity and availability of the data. It is to be maintained. Data must be confident, integrate होना चाहिए, कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, एंड जब जरूरत चाहिए उस टाइम पर डाटा अवेलेबल होना चाहिए। आईएस ऑडिट होता है रिलेटेड टू हमने सिस्टम्स को चेक करना है, सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस रिलेटेड जो सिस्टम्स हैं उनको रिव्यू करेंगे, उनको चेक करेंगे, दैट इज आईएस ऑडिट। आईटी ऑपरेशंस यानी कि डे टू डे आप जो आईटी प्रैक्टिसेस करते हो वो आईटी ऑपरेशंस है। आउटसोर्सिंग यानी कि जो भी आप वेंडर्स लेकर के आ रहे हो आईटी आउटसोर्सिंग के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए एज पर द आरबीआई सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, वो आउटसोर्सिंग है। साइबर फ्रॉड इज समथिंग रिलेटेड टू जब कुछ आप ऑनलाइन स्कैम को फाइंड आउट करते हो, उसको रोकने की कोशिश करते हो, वो साइबर फ्रॉड के अंदर आते हैं। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग जिसको हम बीसीपी कहते हैं, यानी कि बिजनेस चलता रहना चाहिए अगर कोई आउटेज होती भी है, दैट इज बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग। कस्टमर अवेयरनेस की लोगों को सिखाना कि कैसे ऑनलाइन सेफ बैंकिंग वो कर सकते हैं। लीगल एस्पेक्ट की आप कौन से कानून को फॉलो कर रहे हो, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड, दैट इज द सेम, राइट। एंड कंटिन्यूस अपडेट्स उसके बारे में बार बार आते रहे हैं रिलेटेड टू द न्यू थ्रेट्स विच वर अवेलेबल। बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्क बेस्ड अप्रोच से रिलेटेड, यानी कि आपकी अप्रोच जो रहेगी रिस्क के साथ टैकल करने के लिए, दैट विल बी बेस्ड अपॉन द रिस्क दैट यू आर कंसीविंग, राइट। सेकंड थिंग इट्स रिलेटेड टू लेवरेज टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी ज्यादा इस्तेमाल कीजिएगा, बी यू नो अहेड ऑफ द कर्व, ताकि आप पर्टिकुलर चीजों का जो थ्रेट है वो आप में ना पड़े, कोई भी लूप होल है वो ना रहे। फर्दर से स्टे प्रोएक्टिव, यानी कि रिएक्टिव होने की जगह पर कि चीज हो जाएगी फिर एक्ट करो, उसकी जगह पर प्रोएक्टिव रहो कि जो फ्यूचर नीड्स हो सकती हैं उनको लेकर के पहले ही चीजों को हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल करते रहे। अब बात करने वाले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नेंस के बारे में। आईटी गवर्नेंस होती क्या है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ही पार्ट है। जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक बड़ी अम्ब्रेला, उसी के अंदर आईटी गवर्नेंस रहती है कि हमने आईटी एंड बिजनेस गोल्स को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करना है कि दोनों सेम डायरेक्शन में अच्छे से चलती रहे। एंड हु मस्ट बी फॉलोइंग, जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं एक्सक्लूडिंग द लोकल एरिया बैंक्स, एनबीएफसी, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, या फिर all India financial institutions, foreign banks, these all are to follow the IT governance pattern। and key definitions देख लेते हैं कि क्या क्या particular definitions है। साइबर इवेंट, साइबर इवेंट होता है जब कोई प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है आईटी सिस्टम में या आईटी लेट से इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसको हम कहते हैं साइबर इवेंट, यानी कि कोई दिक्कत आ गई है उसको क्या साइबर इवेंट हो गया, राइट। इंसिडेंट होता है वो इवेंट जो आपके सिस्टम की सिक्योरिटी को हार्म कर सकता है, वो होता है साइबर इंसिडेंट। साइबर अटैक, अटैक मतलब कोई मलिशियस अटेम्प्ट किया गया है सो एज टू ब्रेक और इंटरप्ट द कनेक्टिविटी टू योर सिस्टम, उसको कहते हैं साइबर अटैक। फॉर द इंफॉर्मेशन एसेट, इंफॉर्मेशन एसेट इज रिलेटेड टू डाटा, डिवाइसेस, कंपोनेंट्स जो प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन को, स्टोर करते हैं, उनको इंफॉर्मेशन एसेट कहते हैं। डीएमजेड दैट इज डीमिलिटराइज्ड जोन, यानी कि नेटवर्क एरिया जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल सिस्टम्स के बीच में रहता है, उसको हम कहते हैं डीएमजेड। यानी कि लेट्स से ये इंटरनल नेटवर्क है, ये एक्सटर्नल नेटवर्क है, दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको हम डीएमजेड कहेंगे, दैट इज डीमिलिटराइज्ड जोन कहेंगे, जहां कोई चेक नहीं लगाए गए हैं ज्यादातर, राइट। फिर आईटी रिस्क, बिजनेस रिस्क जो कि हो सकता है अगर आप अपने सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हो। फर्दर प्रिविलेज्ड यूजर, यानी कि वो यूजर जिसके पास कुछ स्पेशल राइट्स दिए हैं, जो प्रिविलेज्ड है, राइट, उसे प्रिविलेज्ड यूजर कहा जाता है। देन इट्स रिलेटेड टू द आईटी गवर्नेंस फ्रेमवर्क, फोकस रहता है 5 चीजों के ऊपर मेनली, दैट्स रिलेटेड टू स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड द बिजनेस कंटिन्यूटी और द डिजास्टर रिकवरी, राइट। जब भी हम स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट की बात करते हैं, इसका मतलब होता है कि हमारी आईटी की स्ट्रेटेजी है जो है
वो बिजनेस की स्ट्रेटेजी के साथ मैच कर रही है। सो आईटी की स्ट्रेटेजी बिजनेस की स्ट्रेटेजी के साथ मैच अगर कर रही है उसको स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट कहते हैं। यानी कि हमारे पास प्रॉपर कमेटीज होनी चाहिए जो हमें गाइड करेंगी कि किस तरह से हमने अलाइन करना है आईटी को बिजनेस के साथ। फर्दर रिस्क मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू कि आईटी रिलेटेड जो रिस्क है उनको आइडेंटिफाई करना, असेस करना, क्वांटिफाई करना, मिटिगेट करना, वो सब चीजें इसमें आती हैं। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द रिसोर्स मैनेजमेंट, इसका मतलब होता है कि हमने ऑप्टिमाइज करना है आईटी रिसोर्सेज को, जिसमें लोग भी शामिल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है, सॉफ्टवेयर वेंडर सब चीजें शामिल है, बजट एलोकेशन करना, वेंडर इवेल्युएशन करना, वो सभी इसी के पार्ट है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यानी कि आईटी की परफॉर्मेंस और आउटकम्स को मेजर करना, लाइक सिस्टम का अप टाइम देखना, यूजर का देखना, सेटिस्फेक्शन लेवल कितना है, सर्विस डिलीवरी टाइमलाइंस को चेक करना, वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का पार्ट है। बिजनेस कंटिन्यूटी यानी कि क्रिटिकल जो बैंकिंग ऑपरेशंस है, क्या वो डिसरप्शन के दौरान भी प्रॉपर चल पा रहे हैं, ठीक है, उनमें कोई दिक्कत तो नहीं है, जिसको हम बीसीपी कहते हैं, यानी कि बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान को आपने मेंटेन करना है। डिजास्टर रिकवरी भी कुछ ऐसा ही है। रिकवरी समथिंग रिलेटेड टू जब आपका सिस्टम खराब हो गया, कोई मेजर फेलियर आ गया, उसके बाद आपने सिस्टम को रिस्टोर करना है, दैट इज अ डिजास्टर रिकवरी, राइट। अब कुछ की कमेटीज हैं एंड उनके रोल्स हैं, लेट्स हैव अ लुक एट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि ओवरऑल जो आईटी की स्ट्रेटेजी होगी उसको कौन फॉलो करेगा, क्योंकि ओवरऑल रिस्क तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है, तो वही उसको कवर अप करेंगे, राइट। सेकंड जो है दैट इज रिलेटेड टू आईटी स्ट्रेटेजी कमेटी, यानी कि लॉन्ग टर्म विजन सेट करती है कि हमारा जो बैंक है उसका ये ऑब्जेक्टिव है, उसके हिसाब से हमारी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए, राइट। एंड एक इंडिपेंडेंट आईटी एक्सपर्ट इसमें जरूर होना जरूरी है, एंड क्वार्टरली इनकी मीटिंग होती है। थर्ड वन इट्स रिलेटेड टू आईटी स्टीयरिंग कमेटी, ISC, दैट इज रिलेटेड टू, ये प्रोजेक्ट डिलीवरी को देखती है कि क्या प्रोजेक्ट डिलीवरी प्रॉपरली होगी, उसके रिलेटेड क्या बजट होंगे, आर्किटेक्चर कैसा यूज होगा, ठीक है। एंड दैट इज द केस, इसमें CISO जो है वो भी शामिल होता है और इनकी क्वार्टरली मीटिंग होती है। सो जब हम आईटी स्टीयरिंग कमेटी की बात करते हैं, वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द ऑपरेशनल थिंग, ऑपरेशनल लेवल बॉडी की बात कर रहे हैं जो रिस्पॉन्सिबल है रिलेटेड टू कोऑर्डिनेटिंग द थिंग्स, आईटी स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट भी करना है। इसमें CIO, CTO, CISO, दोज आर द मेंबर ऑफ इट, ठीक है। चीफ जो आपके IAS ऑफिसर है वो भी इसका पार्ट है, सीनियर आईटी मैनेजर्स भी इसका पार्ट है, राइट। दैट इज द मेन थिंग। फिर बात आती है CRO के बारे में, यानी कि चीफ रिस्क ऑफिसर के बारे में। ये सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव है जिनकी अकाउंटेबिलिटी होती है ओवरऑल रिस्क को मैनेज करने के लिए। इसमें आईटी रिस्क एंड साइबर रिस्क भी शामिल रहता है। मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टॉलरेंस लेवल्स को सेट करना, लाइक जो रिस्क लेवल है, टॉलरेंस लेवल्स हैं, उनको सेट करने का काम इनका होता है। रिस्क मिटिगेशन प्लान्स को अप्रूव करवाने का काम होता है, इनको अप्रूव करने का काम होता है। एंड आईटी रिस्क असेसमेंट्स को periodically इंश्योर करने का काम होता है, राइट। एंड ये ऑडिट्स में एंड वल्नरेबिलिटी रिव्यूज में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर बात आती है CIO के बारे में, यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर के बारे में या हेड ऑफ आईटी के बारे में, राइट। तो ऑपरेशनल हेड होते हैं पूरी पूरे बैंक के आईटी फंक्शन के ये, और इनका होता है कि CBS को ओवरसी करना है, डाटा सेंटर को, नेटवर्क को, आईटी आर्किटेक्चर को, यही देखरेख करेंगे। एंड ये आईटी प्रोजेक्ट्स की इंप्लीमेंटेशन का काम, उनकी ऑटोमेशन का काम, फिनटेक के साथ कोलैबोरेशन करनी है उसका काम, अगर बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, डिजास्टर रिकवरी प्लान को टेस्ट करना है, इन सभी चीजों का काम इनके पास ही रहता है, राइट। दैट इज द मेन केस। एंड CISO के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ, दैट इज चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, ठीक है, जो कि साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजीज को मैनेज करते हैं, उनको CISO कहते हैं, राइट। सो आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू द IT infrastructure and the services management. सो IT सर्विस मैनेजमेंट क्या होती है? 24/7 मॉनिटरिंग करनी होती है IT सर्विस मैनेजमेंट को, रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर, रिलेटेड टू हार्डवेयर, जहां कोई आउटडेटेड टेक होता है उसको रिप्लेस करना होता है। देन इट्स रिलेटेड टू द थर्ड पार्टी अरेंजमेंट। थर्ड पार्टी अरेंजमेंट रिलेटेड जो भी आपके वेंडर्स हैं उनकी वेटिंग करना, चेक करना प्रॉपरली थॉरली चीजों को, सप्लाई चेन के साथ जो रिस्क एसोसिएटेड हो सकते हैं उनको चेक करना, एंड इस चीज को इंश्योर करना दैट रिलेटेड टू, तो SLA होता है सर्विस लेवल अग्रीमेंट, राइट। तो एक लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट होता है बैंक के बीच में, थर्ड पार्टी वेंडर्स के बीच में, राइट, जो बताएगा कि अप टाइम कितना रहेगा, रिस्पॉन्स रेजोल्यूशन कैसे होगा, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स क्या होंगे, वो सब चीजें इसमें कवर होती है। देन इट्स रिलेटेड टू कैपेसिटी मैनेजमेंट, राइट। तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या चीज मेन है? एक तो हो गया कि सर्विस मैनेजमेंट है, 24/7 मॉनिटरिंग करनी है। थर्ड पार्टी अरेंजमेंट्स जो होंगे
उनको भी चेक करना है, एंड फॉर द कैपेसिटी मैनेजमेंट को भी एनुअल रिव्यू करना है कि आईटी कैपेसिटी जो है क्या वो अब की एंड फ्यूचर की नीड्स को फिल कर पाएगी, मैच कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, उसके रिलेटेड। फिर होता है प्रोजेक्ट चेंज एंड पैच मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती है रिलेटेड टू चार्टर्स का इस्तेमाल करेंगे, हम डाटा डिक्शनरीज का इस्तेमाल करेंगे, वेंडर सपोर्ट अग्रीमेंट होंगे। चेंज मैनेजमेंट होता है रिलेटेड जहां पर आप चेंज कर रहे हो, राइट, कोई चेंजेस आ रहे हैं उनसे रिलेटेड। सो जब भी कोई नया चेंज होगा, कोई अपडेट होगा, कोई पैच वर्क करना है, ठीक है, तो उसको सेफली इंट्रोड्यूस करना होता है लाइव बैंकिंग सिस्टम में, सीबीएस में, इंटरनेट बैंकिंग में, एटीएम सॉफ्टवेयर में, राइट। दैट इज द केस, उसको हम कहते हैं चेंज मैनेजमेंट, राइट। एंड व्हाट इज पैच मैनेजमेंट? जो पैच मैनेजमेंट होता है वो एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, किसी चीज को आइडेंटिफाई करना, एक्वायर करना, टेस्ट करना, डिप्लॉय करना। अगर मान लो कोई सॉफ्टवेयर का ना कोई सिक्योरिटी पैच आ गया, राइट, तो वो सारा काम काज उसके अंदर आता है, पैच मैनेजमेंट के अंदर आता है, राइट। तो जो भी सिक्योरिटी पैचेस है अगर कोई आया है तो उनको प्रॉम्प्टली अप्लाई करना, जो कोई भी पैच करने की डिटेल्स थी उनको लॉग करना, ठीक है। एंड देन इट कुड बी रिलेटेड टू डाटा माइग्रेशन। डाटा माइग्रेशन होता है कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, एक सर्वर से दूसरे सिस्टम में डाटा को शिफ्ट करना, राइट। फिर बात आती है कंट्रोल्स एंड मॉनिटरिंग के बारे में। सो देखो, जब भी हम कंट्रोल की बात करते हैं, कंट्रोल एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म होता है कि हम किस तरह से कोई पर्टिकुलर चीज होने वाली है उसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे, राइट, उसको करेक्ट कैसे करेंगे, वो होता है कंट्रोल, राइट। एंड मॉनिटरिंग होता है कि कोई चीज ऑनगोइंग है एंड वी आर चेकिंग इफ इट इज बीइंग डन राइट वे और नॉट, दैट इज मॉनिटरिंग, राइट। मॉनिटरिंग इंश्योर करती है रियल टाइम ओवरसाइट को, ये मतलब होता है मेन इसका, ठीक है। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑडिट ट्रेल, ऑडिट ट्रेल होता है कि आपको रिकॉर्ड्स को चेक करना है, जो भी एक्शंस लिए जा रहे हैं उन रिकॉर्ड्स को पर्टिकुलर चेक करेंगे, वो होता है ऑडिट ट्रेल। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम डाटा को अनरीडेबल फॉर्मेट में चेंज कर देते हैं, ठीक है, वो होता है इंक्रिप्शन। जो एसटीपी है दैट इज स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग, कोई ऑटोमेटेड प्रोसेस फ्रॉम एंड टू एंड डाटा प्रोसेसिंग करना सिस्टम में, कोई मैनुअल इंटरवेंशन जिसमें ना हो, उसको कहते हैं एसटीपी, राइट। फिर होती है फिजिकल सिक्योरिटी, यानी कि फिजिकल जो एक्सेस है टू द डाटा सेंटर सर्वर, उनको बेसिकली सेफगार्ड करना, दैट इज फिजिकल सिक्योरिटी। जो एक्सेस कंट्रोल्स होते हैं दैट्स रिलेटेड टू कि कौन पर्सन सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, कौन सी ऑप्शन को एक्सेस कर सकता है, उनका क्या रोल है, क्या परमिशन है, वो चीज होगी। इफ वी टॉक अबाउट द टेलीवर्क कंट्रोल्स, राइट, उसका मतलब होता है पॉलिसीज एंड सिक्योरिटीज जो पर्टिकुलरली कंट्रोल करती है बैंक सिस्टम को जब उनको रिमोटली एक्सेस किया जाएगा, जैसे वीपीएन हो गया, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हो गया, डिवाइस चेक हो गया, एमएफए इंडिकेशन होगी फॉर रिमोट स्टाफ, वो चीजें इसमें शामिल है। देन इफ वी टॉक अबाउट द मैट्रिक्स एंड द केआरआईज, दैट इज द की रिस्क इंडिकेटर्स, तो उसमें होता है क्वांटिफाइबल इंडिकेटर्स कि अप टाइम कितना रहा, सिक्योरिटी मैट्रिक्स कितने थे, राइट, रिस्क इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, वो सब चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं। आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट, बीसीपी एंड वीएपीटी। सो जब हम स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करते हैं, फर्स्ट थिंग फर्स्ट दैट कम्स टू अवर माइंड दैट्स रिलेटेड टू कि हमने बैंक का हर एक डाटा सेव करना है, जब से उसको क्रिएट किया गया है और जब तक उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर दिया जाता, चाहे वो बोला गया, लिखा गया, डिजिटल है, हमने उसको सेवगार्ड करना है। यानी कि डाटा को हमने कॉन्फिडेंशियल रखना है, दैट मस्ट बी एक्यूरेट, यानी कि कोई भी उसमें उसकी इंटीग्रिटी जो वो मेंटेन रहे, एंड फर्दर दैट मस्ट बी अवेलेबल जब भी उसकी रिक्वायरमेंट है, यानी कि सीआईए का जो रूल है ना, वो हमने फॉलो करना होता है जब हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की पर्टिकुलरली बात करते हैं। अब बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है आईएएस के? फर्स्ट चीज फर्स्ट, दैट्स रिलेटेड टू कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि जो डाटा ऑथराइज पर्सन के पास जाना चाहिए सिर्फ उनके पास ही जा सकता है, शुड नॉट बी अवेलेबल टू एनीवन एल्स। सेकंड जो प्रिंसिपल है दैट इज इंटेग्रिटी, यानी कि डाटा जो है जब हम चेंज करना चाहे सिर्फ तभी चेंज हो, बिना किसी ऑथराइज पर्सन के चेंज किए वो डाटा चेंज ना हो। देन इट्स रिलेटेड टू अवेलेबिलिटी, यानी कि जब उस डाटा की रिक्वायरमेंट है बाय द ऑथराइज पर्सन, देन दैट डाटा मस्ट बी अवेलेबल, ठीक है। एंड असेस ऑथेंटिसिटी एंड नॉन रिप्यूटेशन, प्रूफ हु हैज एक्सेस द डाटा, एंड जो डाटा है वो जेन्युइन है, दैट इज द अनदर प्रिंसिपल ऑफ इट। फर्दर आइडेंटिफिकेशन, ऑथराइजेशन एंड द अकाउंटेबिलिटी, लाइक वेरीफाई करना कि आप कौन हो, ऑथराइजेशन करना कि आप क्या कर सकते हो, एंड आपके सभी सभी जो भी एक्शंस आपने लिए उन सभी को ट्रैक करना ताकि आपकी अकाउंटेबिलिटी सेट की जा सके, राइट। सो दीज आर द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ द आईएएस। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस, लाइक मेजर एक्टिविटी जो है उनके बारे में।
सो इट मस्ट बी अलाइन विद द बिजनेस, डेफिनेटली दैट मस्ट बी अलाइन विद द बिजनेस। जो बिजनेस की आपकी ऑब्जेक्टिव है, आईएएस के ऑब्जेक्टिव उसके साथ अलाइन होने चाहिए। एंड फर्दर जो भी रिस्क है आईटी के, साइबर सिक्योरिटी के, उनको असेस करना है, उनको मिटिगेट करना है, एंड आईएएस परफॉर्मेंस को मेजर करना है, एंड जो भी पॉलिसीज हैं, रूल्स हैं, उनको रिव्यू करने का काम। फर्दर सो एज टू क्लासिफाई द एसेट्स एंड रेज द अवेयरनेस अमंग द स्टाफ, राइट, उनको ट्रेन करना एंड एसेट्स को क्लासिफाई करने का काम वो भी इसके अंदर आता है। सो दीज आर द 5 की एक्टिविटीज अंडर द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस। ठीक है, तो पहला जो है वो बिजनेस रिलेटेड है कि बिजनेस के साथ अलाइंड हो। दूसरा है रिस्क को असेस करना है, उनको मिटिगेट करना है। तीसरा है आईएएस परफॉर्मेंस को मेजर करना है। फोर्थ है पॉलिसीज को, रूल्स को रिव्यू करना है। एंड फिफ्थ है कि एसेट्स को क्लासिफाई करना है एंड अवेयरनेस को इंक्रीज करना है। फॉर एग्जाम्पल, हर एक क्वार्टर में जो बैंक है वो एक रिपोर्ट शोकेस करता है जो बेसिकली बताता है कि कितने इंट्रूजन अटेम्प्ट्स हुए, कितने ब्लॉक हो गए, एंड स्टाफ को बेसिकली अपडेट किया जाता है, ट्रेन किया जाता है ऑन न्यू फिशिंग स्कैम्स, राइट। सो दिस इज अंडर द आईएएस की एक्टिविटीज विच आर बीइंग डन। याद करने का एक तरीका ही है, राइट। फिर बात आती है रिलेटेड टू बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट के क्या रोल्स हैं। देखो, बोर्ड जो होता है, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है। आईएएस लेवल पॉलिसीज बनानी है, एनुअल सिक्योरिटी प्लान को आपने लेट्स से अप्रूव करना है, वो सारा काम इनके पास है, राइट। सीनियर मैनेजमेंट की बात करें, रिसोर्सेज को लेकर के आना, ये चेक करना कि पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, एंड क्या ये जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की हमारी पॉलिसी है ये ओवरऑल बैंक स्ट्रेटेजी के साथ फिट बैठ रही है नहीं बैठ रही है, उस चीज को चेक करने का काम जो है डेट इज विद द सीनियर मैनेजमेंट। फिर बात आती है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम के बारे में, राइट। सो सबसे पहले हमारे पास होता है डेडिकेटेड आईएएस यूनिट, यानी कि एक सेपरेट आपके पास यूनिट होना चाहिए जो इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड यूनिट होएगा, विच मस्ट बी सेपरेट फ्रॉम द आईटी ऑपरेशंस, ताकि कोई कंफ्लिक्ट पैदा ना हो। ये पहली चीज है। सो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का जो यूनिट है वो आईटी ऑपरेशन से अलग होना चाहिए, एंड कम से कम 15 अलग अलग रोल होने चाहिए रिलेटेड टू सिक्योरिटी एनालिस्ट, इंसिडेंट रिपोर्टर, रिस्पॉन्डर और समथिंग। कम से कम 15 अलग अलग रोल होने चाहिए इस आईएएस यूनिट के अंदर। वी मस्ट बी हैविंग द राइट टूल्स विद अस सो एज टू चेक, सो एज टू बेसिकली स्पॉट द थ्रेट्स, एंड उनको स्टॉप करने के लिए भी जो टूल्स है वो भी चाहिए, एंड प्रॉपर ट्रेनिंग जो है डेट मस्ट बी गिवन टू द डिफरेंट रोल्स, राइट। एंड गवर्नेंस जो होगी रिलेटेड टू कंट्रोल, पॉलिसी, ओवरसाइट, दैट शुड नॉट बी आउटसोर्स। ऐसा नहीं है कि आप जो ये चीजें उनको आउटसोर्स कर लें, दैट शुड नॉट बी डन, राइट। सो दीज आर द मेजर थिंग्स। फर्दर इट्स रिलेटेड टू वीएपीटी, दैट इज अ वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। सो वीएपीटी जो है ये 2 फेजेस का प्रोसेस है, जिसमें हम जो भी सिक्योरिटी वीकनेसेस होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उनको एड्रेस भी करते हैं, राइट। सो इसमें सबसे पहला जो प्रोसेस है दैट्स रिलेटेड टू वीए, जो कि है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। इसमें हम ऑटोमेटेड स्कैनिंग करते हैं सो एज टू डिटेक्ट की सिक्योरिटी में क्या क्या वीक स्पॉट हैं, क्या क्या वीकनेसेस हैं। दूसरा है पेनिट्रेशन टेस्टिंग, यानी कि हम सिमुलेट करते हैं हैकिंग को सो एज टू एक्सप्लॉइट दोज वल्नरेबिलिटीज, उनको मैन्युअली या सेमी ऑटोमेटिकली हम उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। सो वीएपीटी का मेन पर्पस क्या होता है कि कस्टमर डाटा को हम प्रोटेक्ट कर पाए, साइबर रेजिलेंस को हम चेक कर पाए, आरबीआई की जो साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की गाइडलाइंस थी, सर्टेन मैंडेट्स थे, उनके साथ कंप्लाई कर पाए, एंड जो भी फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं, डाटा ब्रीचेस हैं, उनको प्रिवेंट कर पाए, राइट। दैट्स द केस। फिर बात आती है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कमेटी एंड सीआईएसओ के बारे में। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कमेटी जो है सीनियर एग्जीक्यूटिव्स की कमेटी है जो पॉलिसीज को अप्रूव करती है, साइबर इंसिडेंट्स को रिव्यू करती है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, तो ये आईएएस टीम को लीड करते हैं, राइट। सीआईएसओ जो है ये आईएएस टीम को लीड करते हैं, सीधा और सीधा बोर्ड को डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं, एंड साथ के साथ जो स्ट्रेटेजी है उसको बनाने का काम भी सीआईएसओ करते हैं, राइट। एंड इफ वी लुक एट द क्रिटिकल कंपोनेंट्स ऑफ द आईएएस, तो सबसे जो मेजर कंपोनेंट बनता है दैट्स रिलेटेड टू पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, जो भी रिटर्न रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, एसओपीज हैं, वो सब चीजें। रिस्क असेसमेंट लाइक रिलेटेड टू जो भी आपकी वीकनेसेस हैं उनको रिव्यू करना, राइट, वो रिस्क असेसमेंट का पार्ट है। असेस कंट्रोल, रोल बेस्ड कोई पर्सन लॉगिन कर पाएगा, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो सकती है कि कोई पर्सन किस लेवल तक लॉगिन कर सकता है, कौन से रोल्स को अलाउड है नहीं अलाउड है, वो चीजें। एसेट इन्वेंट्री एंड डाटा क्लासिफिकेशन, लाइक जो भी आपके पास
चीज़ें अवेलेबल हैं, जो कोई भी आपके पास नेटवर्क्स अवेलेबल हैं, जो कोई भी राउटर्स अवेलेबल हैं, उनकी डाटा क्लासिफिकेशन करना, एसेट इन्वेंट्री को मेंटेन करना कि हमारे पास वेंडर्स कौन कौन से हैं, ये सब चीज़ें, राइट। क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मस्ट बी देयर रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन ऑनर, लाइक क्लासिफिकेशन करेंगे कि इन्फॉर्मेशन का ऑनर कौन है, कस्टोडियन कौन है यानी कि जहां पर बैकअप लिए जा रहे हैं, जहां पर पैच वर्क किया जा रहा है, एप्लीकेशन ऑनर यानी कि ऐप लेवल सिक्योरिटी इंश्योर करता है एप्लीकेशन ऑनर, एंड यूजर इज समथिंग रिलेटेड टू विच फॉलो द सिक्योरिटी रूल्स एंड रिपोर्ट इश्यूज, राइट। सो अगर मैं दोबारा से आपको बताऊं, इन्फॉर्मेशन ऑनर होता है कि बिजनेस हेड या डिपार्टमेंट जिसका वो डाटा है, जिसको वो डाटा बिलोंग कर किया जाता है। इफ आई टॉक अबाउट द कस्टोडियन या डाटा कस्टोडियन जो होता है, वो आईटी पर्सन या एडमिनिस्ट्रेटर है जो डाटा की स्टोरेज को, डाटा किस तरह से मूव कर रहा है, उसको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाना है, उस चीज को मैनेज कर रहा है। एप्लीकेशन ओनर जो है वो आईटी लेट बेसिकली बिजनेस है, ठीक है, जो फंक्शनैलिटी को, मेंटेनेंस को, कंट्रोल को चेक कर रहा है। एंड यूजर जो है दैट्स एम्प्लॉय और कस्टमर और कोई भी थर्ड पार्टी हो सकता है जिसको अथॉरिटी दी गई है कि वो सिस्टम्स को, डाटा को, एप्लीकेशंस को असेस कर सकते हैं, राइट। दैट इज द केस। फिर बात आती है असेस कंट्रोल मैकेनिज्म्स। एक्सेस कंट्रोल के लिए क्या क्या मैकेनिज्म्स हैं उनके बारे में। फर्स्ट वन इट्स रिलेटेड टू ऑथेंटिकेशन, कि आप अच्छा सा पासवर्ड लगाओ विच मस्ट बी कॉम्प्लेक्स, विच मस्ट बी हैविंग अ एक्सपायरी डेट। इट कुड आल्सो बी रिलेटेड टू मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर द सेंसिटिव सिस्टम्स। फर्दर ऑथराइजेशन एंड द प्रिविलेजेस। ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन कि आपने लॉगिन आईडी पासवर्ड डाला एंड ऑथेंटिकेशन आपको मिल गई। ऑथराइजेशन इज रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज, यानी कि यूजर्स को उनकी नीड के हिसाब से मिनिमम टू मिनिमम जो बेसिकली अथॉरिटी देनी है, जो एक्सेस देना है, वो प्रोवाइड किया जाएगा। लाइक एक सुपर यूजर होगा जिसके पास सब चीजों का एक्सेस है, एक नॉर्मल क्लरिकल यूजर है लेट्स से जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एंट्रीज का एक्सेस है, ठीक है, तो उसके हिसाब से अथॉरिटी दी जाएगी एंड प्रिविलेजेस उस हिसाब से सेट किए जाएंगे। फर्दर ऑन गोइंग कंट्रोल मस्ट बी देयर। जो भी यूजर हायर्स हैं, ट्रांसफर्स हैं, टर्मिनेशंस हैं, दोज मस्ट बी नोटिफाइड टू द आईएस सो दैट जो भी यूजर आईडीज है उनको रिकंसाइल किया जाए एंड दिस रिकंसाइलेशन मस्ट बी डन ऑन क्वार्टरली बेसिस, राइट। एंड फर्दर एसेट ऑनर रिव्यू ऑफ एक्सेस राइट, यानी कि कौन से पर्सन के पास किस चीज का राइट है वो पता लगे। दैट कुड बी द केस रिलेटेड टू ऑथेंटिकेशन, राइट, जो बेसिकली एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म्स है हमारे पास। फर्दर फिर बात आती है रिलेटेड टू पीरियोडिक रिव्यू ऑफ आईटी रिलेटेड रिस्क। नाउ दैट इज एक्चुअली वेरी मच रिक्वायर्ड। नाउ दैट मस्ट बी इंक्लूडेड इन द रिस्क पॉलिसी इटसेल्फ। अब आईटी एंड साइबर सिक्योरिटी जो है वो बैंक की ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी के साथ एम्बेड होनी चाहिए। एंड फर्दर जो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ऑन द बोर्ड है वो उसको ईयरली बेसिस पर रिव्यू कर सकती है। इसका जो आईटी स्ट्रेटेजी कमेटी है, एनुअल रिव्यू मस्ट बी डन, राइट। देन इट्स रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। देखो इस चैप्टर में ना एक्चुअल में इतनी टर्म्स हैं एंड फर्दर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। सिंपली आपको बताता हूँ, जब भी आईएएस के बारे में बात आए ना, मेक श्योर दैट यू नो अबाउट द सीआईए, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड द अवेलेबिलिटी, राइट। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। इंटरनल कंट्रोल्स को लेकर के आना कि किस तरह से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को और ज्यादा बेटर बना सकते हो, प्रोसेसेस को चेक करना, अकाउंटेबिलिटी को डिफाइन करना और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करना। आईटी रिस्क जो है वो सेपरेट है किससे, साइबर रिस्क से, जहां कहीं रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से, ठीक है। तो कंट्रोल्स लगाने का काम, स्कोप को सेट करने का काम, रोल एंड अकाउंटेबिलिटी को बनाने का काम, ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का काम है। एंड उससे रिलेटेड जो फ्रेमवर्क है, मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है, उसके अंदर सब चीजें आती है, राइट, सिंपल सी चीज। फिर बात आती है रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन एंड द साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव वो पॉलिसीज जो रिटन पॉलिसीज हैं जो गवर्न कर रही हैं कि किस तरह से बैंक का आईटी सिस्टम, डाटा एंड कम्युनिकेशन चैनल को प्रोटेक्ट किया जाएगा साइबर रिस्क से, ठीक है। वो होता है इंफॉर्मेशन एंड साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज। तो बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसीज होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज होनी चाहिए एंड साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी एंड फर्दर साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान मस्ट बी देयर। साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान मस्ट बी देयर फॉर द इंसिडेंट हैंडलिंग, यानी कि अगर कोई दिक्कत होती है, कोई ऐसा इवेंट होता है तो किस तरह से हैंडलिंग करेंगे उसके बारे में। उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू द इन्वेंट्री एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन डाटा, राइट। यानी कि एक कंप्लीट इन्वेंट्री को तैयार करना सभी इंफॉर्मेशन एसेट्स रिलेटेड एंड उनको क्लासीफाई करना उनकी क्रिटिकलिटी के हिसाब से और उनकी सेंसिटिविटी के हिसाब से। सो एसेट इन्वेंट्री को रेडी करना,
उनकी क्लासिफिकेशन, सेंसिटिविटी और क्रिटिकलिटी के हिसाब से सेटअप करना, एंड प्रोटेक्शन लेवल्स को बताना कि किसमें बेसिकली इंक्रिप्शन चाहिए, बैकअप ले लिया गया, एक्सेस यूजर कंट्रोल रूल्स क्या है, वो सब चीजें, राइट। फिर बताती है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फंक्शनरीज। First of all, it's related to information owner. I already told you who owns the data. Information custodian related to person जो ऑनर कंट्रोल बेसिकली इंप्लीमेंट करता है, कंट्रोल्स को ऑनर करता है, बैकअप्स को हैंडल करता है। एप्लीकेशन ऑनर यानी कि बिजनेस मैनेजर फॉर एन एप्लीकेशन जो अवेलेबिलिटी, सिक्योरिटी, रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताता है। यूजर मैनेजर जो यूजर की प्रोविजनिंग, डिप्रोविजनिंग को मैनेज करता है, स्टाफ चेंज को रिपोर्ट करता है। सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर जो कि ऑडिट सिक्योरिटी कंट्रोल्स को, ऑडिट को कॉन्फ़िगर करेगा, वायलेशन रिपोर्ट्स को मैनेज करता है, वो सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर हो गया। एंड यूजर जो कि पासवर्ड सिक्योरिटी पॉलिसीज को फॉलो करता है, अगर कोई इंसिडेंट होता है उसको रिपोर्ट करता है, राइट। एक्सेस कंट्रोल के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। एक्सेस कंट्रोल इज समथिंग रिलेटेड टू फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस नीड्स ओनली। जो रिक्वायरमेंट है वैली टास्क के लिए उतना ही सिर्फ और सिर्फ असेस होना चाहिए। कंटेक्चुअल फैक्टर्स like we should be considering the role, location, device posture, time, etc. Contextual factors must be considered. And for the strong authentication, password plus multi-factor authentication can be there. Like आप Gmail के ऊपर लॉगिन करते हो तो आपको मोबाइल के ऊपर भी उसका OTP आता है, ठीक है। Further segregation of duties can be there so as to prevent the conflicts and audit privilege used, right? So that was under the SS control. Further, it's related to information security and asset life cycle. सो जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड एसेट लाइफ साइकिल है, दैट बेसिकली अप्लाइज सिक्योरिटी कंट्रोल्स। ये इंफॉर्मेशन एसेट्स के ऊपर सिक्योरिटी कंट्रोल्स को लगाता है थ्रू आउट देयर इंटायर लाइफ, जब से वो क्रिएट हुए तब से लेकर के जब तक वो डिस्ट्रक्ट नहीं होते तब तक, राइट। जैसे मान लो आपने कोई सिक्योरिटी एसेट को प्रोक्योर किया, राइट, उसको डिप्लॉयमेंट के ऊपर लगाया, उसका यूजेज कर रहे हो, मेंटेनेंस कर रहे हो, ठीक है। तो जब तक उनको डीकमीशन नहीं कर देते, सिक्योरली डिस्पोज नहीं कर देते, तब तक आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को उसके ऊपर अप्लाई करोगे, सिक्योरिटी कंट्रोल्स को उसके ऊपर अप्लाई करोगे। फिर बात आती है पर्सनल सिक्योरिटी के बारे में, पर्सोनल सिक्योरिटी के बारे में। सो पर्सनल सिक्योरिटी इज रिलेटेड टू कि आपने बैकग्राउंड चेक करना है कि वो ट्रूथफुल है, ट्रस्टवर्दी है या नहीं है, इनहैंस स्क्रीनिंग करनी है, राइट। दैट इज द मेन केस रिलेटेड टू इट। एंड अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर को डिप्लॉय करे तो कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी सेम रूल्स अप्लाई होंगे बैकग्राउंड चेक करने के, एम्प्लॉय वेंडर के बेसिकली नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट होंगे उनके साथ हो सकते हैं। एंड फर्दर अगर कोई किसी पर्सन का, पर्सनल का रोल चेंज होता है तो उसके एक्सेस को रिवोक करना या रिवाइज करना, राइट, दैट इज आल्सो रिक्वायर्ड। इन केस अगर एग्जिट होता है तो उनके आईडीज को डिसेबल करना, ठीक है, वो सब चीजें शामिल रहेंगी। फर्दर इट्स रिलेटेड टू फिजिकल सिक्योरिटी। फिजिकल सिक्योरिटी रिलेटेड टू कि सिर्फ और सिर्फ जो ऑथराइज पर्सनल है उनके पास फिजिकल एक्सेस होगा, जहां पर आपका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइक डाटा सेंटर्स हैं, सर्वर्स हैं। सो जो फिजिकल सिक्योरिटी का एक्सेस कंट्रोल है, इट कुड बी बेस्ड अपॉन द RFID, बायोमेट्रिक बेस्ड हो सकता है, CCTV सर्वेलेंस हो सकती है, एंड UPS एंड जनरेटर हो सकते हैं फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ द बैकअप, एंड सेफ्टी सिस्टम्स हो सकते हैं लाइक फायर अलार्म, सुप्रेशन सिस्टम्स कैन बी देयर, राइट। देन इट्स रिलेटेड टू यूजर ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। Now, so as to educate the users कि साइबर हाइजीन कैसे मेंटेन कर सकते हो एंड सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी क्या है, उसके लिए उनकी ड्रिल्स हो सकती हैं, वेबिनार्स हो सकते हैं, पोस्टर्स हो सकते हैं, लगा सकते हैं, डूज एंड डोंट्स उनको बता सकते हैं, राइट। एंड फर्दर किस तरह से सस्पिशियस एक्टिविटी को रिपोर्ट करना है, राइट, वो चीज़ बता सकते हैं। सो दैट इज द केस, ठीक है, वो चीज़ उसमें शामिल होती है, यूजर ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस में शामिल है। आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू साइबर इंसिडेंट एंड रिस्पॉन्स एंड रिकवरी। देखो, साइबर इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड रिकवरी बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, सो एज टू बेसिकली कि किस तरह से हम डिटेक्ट कर रहे हैं चीज को, किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं एंड साइबर अटैक से किस तरह से रिकवर कर रहे हैं। सो इट्स रिलेटेड टू DRR। DRR, D इज फॉर डिटेक्शन, R इज फॉर रिस्पॉन्ड, R इज फॉर रिकवरी, राइट। जैसे मान लो कोई रैंसमवेयर अटैक हुआ या कोई डायरेक्ट जो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक है वो हुआ, तो उसके केस में हमने क्या टेक्निक अपनाई उससे रिलेटेड है। एंड साइबर इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड रिकवरी में पहली चीज है दैट्स पॉलिसी एंड द प्रोसीजर्स। क्लासिफिकेशन कैसे की, किसको कम्युनिकेट किया, एंड कंटेनमेंट कैसे करी, एंड रिकवरी करने की कोशिश कैसे कर रहे हैं। फोरेंसिक होता है रिलेटेड टू आप जांच पड़ताल करने की कोशिश करते हो कि एक्चुअल में इशू क्या था जिसकी वजह से चीज अराइज हुई है एंड क्या इंपैक्ट पड़ा है, वो चीज को देखना। एंड प्री डिफाइंड स्टाफ ड्यूटीज होती हैं अगर कोई इंसिडेंट होता है, एंड उसको नोटिफाई करना होता है टू द बोर्ड, टू द कस्टमर्स,
एंड सर्ट के पास जो आरबीआई का पोर्टल है, एंड IBCART के पास, राइट। एंड जो कुछ चीजें हमने सीखी हैं पोस्ट इंसिडेंट, उसका रिव्यू, उसका ड्रिल, वो सब चीजें शामिल रहती हैं, राइट, ताकि आगे से वो चीज ना हो। देन VAPT मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि 2 प्रोसेस होते हैं इसमें। एक होता है VA कि ऑटोमेटिकली स्कैन करना है फॉर द अननोन जो वीकनेसेस हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड। एंड PT इज रिलेटेड टू द जो एथिकल आपने हैकिंग करनी है सो एज टू एक्सप्लॉइट द वीकनेसेस, मैनुअल या सेमी मैनुअल तरीके से करनी है, सेमी ऑटोमेटिक वे में करनी है, दैट इज VAPT, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड द पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है। स्कोप एंड फ्रिक्वेंसी की बात करें तो जो भी आपके DMZ सिस्टम्स है, डीमिलिटराइज्ड ड्रोन सिस्टम्स हैं, या फिर जो VA है, VA मस्ट बी डन, दैट इज जो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट है, दैट मस्ट बी डन एवरी 6 months, एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग मस्ट बी डन एवरी 12 months, राइट। नाउ इंडिपेंडेंस होनी जरूरी है कि ट्रेन एंड एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। लाइफ साइकिल टेस्टिंग बेसिकली मेजर चेंजेस जो भी हो रहे हैं उनसे पहले और उनके बाद क्या डिफरेंस पड़ा उसको देखेंगे। देन द फर्दर इट्स रिलेटेड टू द बिजनेस कंटिन्यूटी एंड द डिजास्टर रिकवरी, दैट इज BCPDR। अब BCPDR जो है वो कहता है कि किस तरह से क्रिटिकल ऑपरेशंस जो है उनकी वर्किंग को हम कंटिन्यूड रखेंगे, राइट। मिनिमम सर्विस लेवल को किस तरह से मेंटेन करेंगे इवन जब कोई डिसरप्शंस हो जाती हैं उस सिनेरियो में भी। ड्रिल्स एंड रिव्यू समथिंग रिलेटेड टू कि एटलीस्ट एनुअल टेस्टिंग आपको करना है, जो भी आप ड्रिल करेंगे, रिव्यू करेंगे। रिकवरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपने RTO यानी कि रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना है। रिकवरी ऑब्जेक्टिव का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि कितने टाइम में हम रिकवर कर लेंगे उस चीज को डिफाइन करना है। एंड रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्या होगा उसको डिफाइन करना है। रेजिलियंस इज समथिंग रिलेटेड टू दैट मींस मी इंश्योरिंग रैपिडली कि कितना ज्यादा सिक्योर है हमारा सिस्टम, कितना ज्यादा जल्दी हम रिस्टोर कर सकते हैं क्रिटिकल फंक्शंस को। Further, DRM, that is a disaster recovery management. डिजास्टर रिकवरी मैनेजमेंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इट बेसिकली इंश्योर्स की रिस्टोरेशन कर रहे हो, आप रिस्टोरेशन कर रहे हो IT सिस्टम की, डाटा की, जब डिसरप्शन हो चुकी है उसके बाद। क्रिटिकल सिस्टम से रिलेटेड आपकी जो ड्रिल होनी चाहिए हाफ ईयरली बेसिस पर होनी चाहिए। एंड व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द अदर सिस्टम्स, ये रिस्क बेस्ड स्केड्यूल्ड आपका हो सकता है। स्कोप ऑफ ड्रिल जो रहेगा पूरे के पूरे बैंक का स्टार्ट टू फिनिश वो इसमें कवर्ड रहेगा। एंड फर्दर मल्टीपल सिनेरियोज कुड बी देयर, मल्टीपल सिनेरियोज कुड बी देयर। एंड एज वी डिस्कस इसमें मल्टीपल सिनेरियोज रहेंगे, लाइक साइट फेलियर हो जाती है, नेटवर्क आउटेज है, साइबर अटैक है। सो ड्रिल्स में मल्टीपल सिनेरियोज को हम कवर कर सकते हैं। देन इट्स रिलेटेड टू बैकअप एंड द रीस्टोर टेस्ट कि रेगुलर वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी कि बैकअप जो है उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन्ड है। RTO RPO कंप्लायंस मस्ट बी देयर, रिकवरी टाइम एंड पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्या है उनको इंश्योर करना पड़ेगा। डिफाइंड RTO RPO होना चाहिए। एंड वी मस्ट बी इंश्योर कि जो डिजास्टर रिकवरी साइट है क्या वो इन बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट कर पा रही है। फिर इन्वायरमेंट पैरिटी जरूरी है बहुत ज्यादा, यानी कि डिजास्टर रिकवरी जो है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है पैच लेवल, एप्लीकेशन लेवल के ऊपर, डेट मस्ट बी आइडेंटिकल, राइट, डेट मस्ट बी आइडेंटिकल। यानी कि जो हमारे डिजास्टर रिकवरी साइट है कॉन्फ़िगरेशन के मामले में, पैच लेवल के मामले में, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन के मामले में, जिसको हम डिजास्टर मान रहे कि यहां पर होगा, डेट मस्ट बी मैचिंग। वहां पर फंक्शनल डेविएशन जो है, ठीक है, वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। एंड फर्दर इफ वी टॉक अबाउट बेनिफिट क्या है एनवायरमेंट पैरिटी के, कि आपका फीडबैक जो है वो आप प्रॉपरली चेक कर पाएंगे उसके ऊपर, राइट। देन इट्स रिलेटेड टू थर्ड पार्टी इंक्लूजन, यानी कि जिनकी आप सर्विसेज ले रहे हो इनटू द रेजिलियंस प्लान, उनकी इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। जॉइंट रेजिलियंस एक्सरसाइजेज मस्ट बी देयर, कोलैबोरेटिव ड्रिल्स होनी चाहिए क्रिटिकल वेंडर्स के साथ। फर्दर इट्स रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एश्योरेंस, राइट। सो जब हम एश्योरेंस की बात करते हैं ना, इसका मतलब होता है कि हमने ट्रस्ट बनाना है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके सिक्योरिटी कंट्रोल जो है वो इफेक्टिव है, कंप्लाइंट है एंड कंटिन्यूसली वो इंप्रूव हो रही है। पहली चीज है इंडिपेंडेंट एश्योरेंस मस्ट बी देयर, यानी कि इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन की जानी चाहिए इंटरनल ऑडिट के द्वारा, IAS ऑडिटर्स के द्वारा, एक्सटर्नल एजेंसीज के द्वारा, ताकि वो वैलिडेट कर पाए चीजों को, राइट। एंड द सेकेंड वन इट्स रिलेटेड टू रिस्क असेसमेंट एंड द ट्रीटमेंट। रिस्क असेसमेंट रिलेटेड टू IT थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना, दैट मस्ट बी एन ऑनगोइंग प्रोसेस। रिस्क लेवल को आप बेसिकली कैलकुलेट करें एंड उनको ट्रीट करना, एक्सेप्ट करना, अवॉइड करना, ट्रांसफर करना, मिटिगेट करना, क्या चीज करनी है। फर्दर सिक्योरिटी मेट्रिक्स एंड द KPIs की इफेक्टिवनेस को चेक करना, जो आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम है उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करना। तो आपके इसमें KPI होते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं, लाइक कंप्लायंस क्या पासवर्ड पॉलिसी के साथ, राइट, एंड मीन टाइम कैसा है टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड, वो आपके मेट्रिक्स हो गए, ठीक है। फर्दर इट्स रिलेटेड टू VAPT, तो VAPT ऑलरेडी वी हैव कवर्ड सो मेनी टाइम्स, उस चीज को पर्टिकुलरली अपने चेक करना, ठीक है। VA का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना वीकनेसेस को, PT का मतलब होता है कि आपने जो
रियल अटैक्स हैं उनको सिमुलेट करने की कोशिश करनी है, राइट? सो एनुअल वीएपीटी होना जरूरी है। फर्दर इट्स रिलेटेड टू सर्टिफिकेशन एंड द एक्रेडिशन। नाउ सर्टिफिकेशन इज रिलेटेड टू फॉर्मल वैलिडेशन लेना कि सिस्टम जो है आपके सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं, लाइक पीसीआई डीएसएस के हिसाब से आप आईएसओ 27001 स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या फॉलो कर रहे हो चीजों को या नहीं कर रहे हो। फर्दर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम जो है क्या थ्रेट इंटेलिजेंस से लेकर के ऑडिट फाइंडिंग से लेकर के क्या हमारे पास इंप्रूवमेंट्स हैं, क्या फीडबैक के हिसाब से हम कामकाज बेटर बना पा रहे नहीं कर पा रहे। मैनेजमेंट रिव्यू, सीनियर मैनेजमेंट जो है वो रिव्यू करेगी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी परफॉर्मेंस का, रिसोर्स एलोकेशन का, एंड स्टाफ की ऑनगोइंग ट्रेनिंग होनी चाहिए, एजुकेशन प्रोग्राम होना चाहिए। पोस्ट इंडिपेंडेंट रिव्यूज कैन बी देयर, राइट? पोस्ट इंडिपेंडेंस रिव्यू क्या कहते हैं? पीआईआर। दिस इज द केस ऑफ पीआईआर, पोस्ट इंडिपेंडेंट रिव्यू, यानी कि हर एक इंसिडेंट के बाद कोई मालवेयर अटैक हुआ, कोई कुछ हुआ, उसका रिव्यू करना, रूट कोज को देखना, कोई गैप आपको पता लगा कि यहां पर दिक्कत थी, वो चीज देखना, उसकी रिकमेंडेशंस को चेक करना, जो लेसन हमने लर्न किया उसके हिसाब से आगे रिव्यू देना, दैट इज द केस। थर्ड पार्टी एश्योरेंस, जो वेंडर्स हैं जो मैनेज कर रहे हैं सीबीएस को, क्लाउड को, एटीएम स्विचिंग को, राइट, उनको एश्योर करना वो काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है, वो भी काफी ज्यादा जरूरी है। After that, it's related to the general information regarding the delivery channels, right? सो डिलीवरी चैनल का मतलब होता है अलग अलग तरीके जिनके थ्रू सर्विसेज या बैंक प्रोडक्ट्स जो हैं, सर्विसेज हैं, प्रोवाइड की जा रही हैं कस्टमर्स को। फर्स्ट वन, इट्स रिलेटेड टू कस्टमर ऑप्ट इन, यानी कि कस्टमर एक्सप्लिसिटली कंसेंट देगा ऑनबोर्ड होने से पहले कि वो इस सर्विस चैनल का इस्तेमाल करना चाहता है, लाइक एक्टिवेटिंग द यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड एटसेट्रा। कस्टमर एजुकेशन से मतलब होता है कि कस्टमर्स को नॉलेज प्रोवाइड करना रिलेटेड टू यूजेज, सेफ्टी एंड रिड्रेसल मैकेनिज्म से रिलेटेड, वो होता है कस्टमर एजुकेशन, कस्टमर एजुकेशन। थर्ड होता है रिलेटेड टू सिक्योरिटी अवेयरनेस, कि आपने अवेयर करना है कस्टमर्स को कि पिन नंबर को कैसे प्रोटेक्ट करना है, क्रेडेंशियल्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है, राइट? वो सिक्योरिटी अवेयरनेस होता है। साइबर थ्रेट्स रिलेटेड उनको बेसिकली अवेयरनेस देनी है। देन इट्स रिलेटेड टू रिस्क मॉनिटरिंग, कि जो भी रिस्क अराइज हो रहा है डिलीवरी चैनल से उसको आपने ट्रैक करना, उसको मिटिगेट करना, दैट इज अ रिस्क मॉनिटरिंग। देन इट्स रिलेटेड टू द इंटरनेट बैंकिंग, राइट? तो इसमें मास्टर सर्कुलर्स गाइडलाइंस ऑलरेडी दी गई है कि किस तरह से इंटरनेट बैंकिंग में हम रिस्क को कवर अप कर सकते हैं। फर्दर साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क इन बैंक, इसमें सबसे पहली चीज आती है साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज के बारे में। सो आरबीआई ने ना मैंडेट किया सभी बैंक्स के लिए कि सभी बैंक्स के पास एक कॉम्प्रिहेंसिव साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क होना चाहिए आईटी एंड साइबर रिस्क को मैनेज करने के लिए, खास करके क्योंकि डिजिटल थ्रेट्स काफी ज्यादा बढ़ गए हैं और फाइनेंशियल फ्रॉड काफी ज्यादा बढ़ गए, राइट? तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, राइट, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी यानी कि सीएसपी के बारे में जब हम पर्टिकुलरली बात करते हैं, फर्स्ट वन, इट मस्ट बी बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी एंड इट मस्ट बी सेपरेट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। यानी कि साइबर सिक्योरिटी की जो पॉलिसी जाएगी ये आईटी सिक्योरिटी से और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी से अलग होगी, राइट? सेपरेट हो चाहिए फ्रॉम द पॉलिसी, फ्रॉम द आईटी पॉलिसी। एंड रिस्क बेस्ड स्ट्रेटेजी मस्ट बी देयर। रिस्क बेस्ड स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि रिस्क असेसमेंट के बेस के ऊपर एंड टेलर्ड कंट्रोल्स के ऊपर आप ये पॉलिसीज बनाओगे, राइट? एंड फर्दर इनहेरेंट रिस्क जो है वो टेयरिंग कर सकते हैं, लाइक साइज के हिसाब से, टेक फुटप्रिंट के हिसाब से, थ्रेट प्रोफाइल के हिसाब से, एंड उसके हिसाब से आपकी पॉलिसी होनी चाहिए। देन इट्स रिलेटेड टू कंट्रोल इवेल्युएशन। कंट्रोल इवेल्युएशन का मतलब क्या होता है कि हम जो भी सिक्योरिटी कंट्रोल्स लगाए गए हैं उनकी इफेक्टिवनेस को चेक करना चाहते हैं, राइट? देखना चाहते हैं कि वीएपीटी सही है, ऑडिट जो है रिलेटेड टू एक्सेस कंट्रोल की इंक्रिप्शन की सही चल रही है, फायरवॉल सही से काम कर रही है, एंड इंसिडेंट जो रिस्पॉन्स वल्नरेबिलिटीज होती है क्या वो सही है, वो होते हैं सब आपके कंट्रोल इवेल्युएशन के अंदर आते हैं। फर्दर कंटिन्यूस सर्वेलेंस, यानी कि 24/7 आप चीजों को चेक करेंगे। आप बेसिकली जो SIEM टूल्स होते हैं ना उनका इस्तेमाल करेंगे, उस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, प्रोएक्टिव अप्रोच रखेंगे। SIEM का मतलब होता है सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट टूल्स, राइट? या फिर यूजर बिहेवियर एनालिटिक्स का इस्तेमाल करेंगे, यूबा जिसको कहते हैं, UBA कहते हैं, राइट? एनॉमली डिटेक्शन हो गया, अलर्टिंग सिस्टम्स हो गया, उनका इस्तेमाल करेंगे। फर्दर फिर बात आती है रिलेटेड टू कि सिक्योर आईटी आर्किटेक्चर क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द सिक्योर आईटी आर्किटेक्चर? यानी कि सिक्योरिटी फर्स्ट आती है, डिजाइन से पहले सिक्योरिटी आती है, बोर्ड लेवल रिव्यू होना चाहिए ट्रेड ऑफ डिसीजन से पहले, राइट? एंड फर्दर एंड व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द नेटवर्क एंड डेटाबेस सिक्योरिटी, इसका मतलब होता है कि हमने इंटरनल नेटवर्क्स को, जो भी इंटरनल नेटवर्क्स है और डेटाबेसेस है, उनको अनऑथराइज्ड एक्सेस से, ब्रीच से बचाना है,
राइट। उसमें CIA के कंट्रोल्स रिलेटेड टू स्टोरेज ट्रांजिट वो इंप्लीमेंट हो चाहिए, रोल बेस्ड सेगमेंटेशन हो चाहिए। देन आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू CCMP, दैट इज साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान। कॉम्प्रिहेंसिव एक रिस्पॉन्स फ्रेमवर्क होना चाहिए कि साइबर इंसिडेंट्स को, मेजर ब्रीच को कैसे हैंडल करना है। फिर बात आती है प्रिपेयर्डनेस इंडिकेटर्स, यानी कि क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव मेट्रिक्स हो सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी रेडीनेस को हम किस तरह से चेक कर सकते हैं कि हम कितना रेडी हैं। लाइक मीन टाइम टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड, इट कुड बी रिलेटेड टू साइबर ड्रिल्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, इट कुड बी रिलेटेड टू वल्नरेबिलिटी क्लोजर रेट क्या है, राइट। वो सब चीजें आपके आती हैं प्रिपेयर्डनेस इंडिकेटर में। RBI इंफॉर्मेशन शेयरिंग कुड बी देयर, लाइक बैंक जो है उनको एक्टिवली जो थ्रेट इंटेलिजेंस है उसको शेयर करना चाहिए और इंसिडेंट डाटा जो है उसको शेयर करना चाहिए विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब जो सर्ट इन है या FIU IND है, ये फाइनेंशियल सेक्टर कोऑर्डिनेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा IB कार्ट है, IB कार्ट इज इंडियन बैंक सेंटर फॉर एनालिसिस ऑफ रिस्क्स एंड थ्रेट्स, राइट। ये होते हैं। एंड देन इट्स रिलेटेड टू सुपरवाइजरी रिपोर्टिंग, यानी कि बैंक्स के लिए मैंडेटेड है कि वो साइबर इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास एज पर द डिफाइंड गाइडलाइंस। टाइमलाइन क्या है कि जैसे ही डिटेक्शन हुई है कोई मेजर साइबर थ्रेट, डाटा ब्रीच, DOS अटैक, राइट, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, तो उसको विद इन 6 आवर्स आपने रिपोर्ट करना होता है। कितने टाइम में? विद इन, द गाइडलाइन इज विद इन 6 आवर्स ऑफ मेजर थ्रेट आप रिपोर्ट करेंगे RBI के पास, राइट। फर्दर इट्स रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट्स। सो बैंक के पास एक स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसमें अलग अलग रोल्स होंगे। लाइक एक CISO होगा जो चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर है, IT रिस्क टीम होगी, IT स्ट्रेटेजी कमेटी होगी, ITSC जो होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, SOC, यानी कि सभी तरह के आपके पास डिफरेंट यूनिट्स होंगे, राइट। एंड द लास्ट वन इट्स रिलेटेड टू साइबर अवेयरनेस, यानी कि कंटिन्यूसली अपने बोर्ड को, मैनेजमेंट को स्टाफ ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है एंड कस्टमर आउटरीच मस्ट बी देयर कि किस तरह से हम अपने आप को सेफगार्ड कर सकते हैं। सो दीज थिंग्स मस्ट बी देयर। फर्दर इट्स रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, राइट। सो ऑडिट होता है कि चीजों को चेक करना कंप्लायंस के साथ रिलेटेड या और चीजों से रिलेटेड। तो इसमें क्या क्या चीजें आएंगी? वी आर हैविंग द IT गवर्नेंस, ऑपरेशंस, कंट्रोल, पॉलिसी, कंप्लायंस, ऑडिट रिस्क, इनका आप ऑडिट करेंगे। ऑडिट फ्रेमवर्क में ऑडिट कमेटी इनको सुपरवाइज करेगी। जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट पॉलिसी है उसको एनुअल रिव्यू करेगी। जो डेडिकेटेड IAS ऑडिट फंक्शन है वो भी इंटरनल ऑडिट के दायरे में आएगा। फॉर द स्किल रिक्वायरमेंट्स, इन हाउस और क्वालिफाइड एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स को यहां पर अपॉइंट किया जा सकता है फॉर दिस पर्टिकुलर केस। ऑडिट अप्रोच की बात करें तो रिस्क बेस्ड प्लानिंग करनी है। हर केस में ऐसा ही था, रिस्क बेस्ड करनी है, कोई भी ऐसा नहीं कि ओवर एंड अबव कर लें। आप अपनी प्रोफाइल के हिसाब से कंटिन्यूस बेस के ऊपर जो ऑडिट है वो करेंगे। क्रिटिकल सिस्टम्स का एंड मैनेजमेंट फॉलोअप लेना काफी ज्यादा जरूरी है। देन इट्स रिलेटेड टू डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल्स। सो जो भी डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स हैं बैंक्स में या नॉन बैंक्स में, लाइक PAs में, PSPs में, ठीक है, उनको सिक्योर करने का काम, रेजिलेंट बनने कराने का काम, ट्रस्टवर्दी बनाने का काम, वो RBI ने उसके लिए डिटेल गाइडलाइंस दी हैं। सबसे पहली चीज इसमें आती है विच इज गवर्नेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। सो बोर्ड अप्रूव्ड IT एंड साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी मस्ट बी देयर, डिजिटल पेमेंट पॉलिसी मस्ट बी देयर एंड उसका एनुअल आपका रिव्यू होगा। एंड टू एंड पेमेंट जो फ्लोज हैं, सिक्योरिटी एंड फर्दर कहां पर एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करें, वो सब चीजें डिफाइन होनी चाहिए। सेकेंड जो पॉइंट है इट्स रिलेटेड टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड असेसमेंट, यानी कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हो उस टाइम के ऊपर आपने चेक रखना है कि किस तरह से किस चीज का ध्यान रखा गया है। आपको रिस्क असेसमेंट करनी पड़ेगी प्रोडक्ट लॉन्च से पहले, सिक्योरिटी देखनी पड़ेगी डिजाइन के हिसाब से, एंड आपको रेगुलेटरी कंप्लायंस देखनी पड़ेगी, इंटरऑपरेबिलिटी देखनी पड़ेगी, यूजर प्राइवेसी को चेक करना पड़ेगा। फर्दर कुछ एक जेनरिक सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं, लाइक जो आपकी कम्युनिकेशन हो रही है क्लाइंट साइड से वो इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन चाहिए। कोई भी क्लाइंट साइड जो सेंसिटिव डाटा है वो स्टोर्ड नहीं होना चाहिए। वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स के रिलेटेड क्या प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल्स हैं, वो सब चीजें मेंशन रहेंगी। फर्दर एप्लीकेशन सिक्योरिटी लाइफ साइकिल, जिसको हम ASLC कहते हैं, एप्लीकेशन सिक्योरिटी लाइफ साइकिल। अब इसमें जो थ्रेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, राइट, जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है उसको डिफाइन करना, जो सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस हैं, लाइक जैसे OWASP उसको फॉलो करना, VAPT को फॉलो करना। देन इट्स रिलेटेड टू ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क।
आरबीआई ने मैंडेट किया ऑथेंटिकेशन मेजर्स को, लाइक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मस्ट बी देयर या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मस्ट बी देयर फॉर द डिजिटल पेमेंट्स, राइट। डिवाइस बाइंडिंग जरूरी है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कैन बी देयर, ओटीपी का इस्तेमाल कर सकते हो, वो सब चीजें इसमें शामिल रहेंगी। फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट, सो रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्ट करना, ऐसे सिस्टम होना चाहिए, फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम होना चाहिए विच मस्ट बी डिटेक्टेड विद द पेमेंट प्लेटफॉर्म्स। वेलोसिटी चेक कर सकते हैं, इट कुड बी रिलेटेड टू 24/7 आपकी इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम होनी चाहिए। एंड दीज आर द डिफरेंट सिस्टम्स व्हिच मस्ट बी लुक्ड इनटू, एंड इससे रिलेटेड स्टाफ की ट्रेनिंग एंड वर्कफ्लो को इन्वेस्टिगेट करने का काम भी होना चाहिए। देन इट्स रिलेटेड टू द गवर्नेंस एंड द ओवरसाइट। सो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है ओवर द information security, cyber risk and resilience, and board approved policy must be there, like ISP, cyber crisis management plan, board approved policies ही होंगी ना। then it's related to executive oversight, right, जो senior executive है उनकी अपॉइंटमेंट करो। CISO जो रहेगा डेट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द IS पॉलिसी एग्जीक्यूशन, क्या इस पॉलिसी को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, साइबर रेजिलेंस है कि नहीं है, कंटिन्यूस असेसमेंट की जा रही है कि नहीं की जा रही। बोर्ड लेवल सब कमेटी मस्ट बी देयर, जो एक डेडिकेटेड आईटी या फिर साइबर सब कमेटी होगी जो गवर्नेंस को चेक करेगी एंड रिस्क एंड पॉलिसी की कंप्लायंस को चेक करेगी, राइट। देन इट्स रिलेटेड टू बेसलाइन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स, बेसलाइन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स, राइट। तो इसमें सबसे पहले चीज आती है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब होता है कि वी नीड टू रिकंसाइल कि हमारे पास एसेट इन्वेंट्री क्या क्या है, हार्डवेयर वाइज, सॉफ्टवेयर वाइज, वर्चुअल एसेट्स कौन कौन से हैं, एंड उनको रेगुलरली रिकंसाइल करना एंड उसकी इन्वेंट्री को प्रॉपरली मैनेज करने का काम, दैट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट, राइट। फिर बात आती है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, सो एज टू बेसिकली एंश्योर कि जो रोल बेस्ड एक्सेस है वही प्रोवाइड हो, एंड फर्दर जो भी एक्सेस दिया गया उसको रिव्यू करना एंड डी प्रोविजनिंग करना। लेट से कोई पर्सन छोड़ के चला गया जॉब को, या कोई पर्सन जो है उसका रोल चेंज हो गया उसके हिसाब से। देन नेटवर्क सिक्योरिटी सेगमेंटेशन करना। अब आप सभी चीजें एक ही लूप में डाल दोगे अगर, तो डेफिनेटली ब्रीच हो सकते हैं। अगर मैंने हर एक चीज के लिए, हर एक एक्सेस के लिए अलग पोर्टल बना रखा है तो डेफिनेटली कम ब्रीच होंगे। इंट्रूजन डिटेक्शन प्रिवेंशन सिस्टम्स मस्ट बी देयर, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। ASLC के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा, एप्लीकेशन सिक्योरिटी एंड लाइफ साइकिल, लाइक सिक्योर बाय डिजाइन, SDLC का इस्तेमाल करेंगे। थ्रेट मॉडलिंग सिस्टम मस्ट बी देयर, VAPT का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। फिर बात आती है सिक्योरिटी टेस्टिंग के बारे में, यानी कि जो कोई भी नया आप सिस्टम लेकर के आ रहे हो, नया प्रोडक्ट ले रहे हो, प्रॉपरली टेस्टिंग करो उसकी पहले। एंड शेड्यूल्ड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कैन बी देयर, पेनिट्रेशन VAPT कर सकते हैं क्रिटिकल सिस्टम्स के ऊपर। VA कम से कम साल में 2 बार और PT साल में कम से कम 1 बार होना चाहिए। वेंडर रिस्क असेसमेंट कैन बी डन, कि इस पर्टिकुलर वेंडर के साथ कौन से रिस्क हो सकते हैं, उनका एक पर्टिकुलर अग्रीमेंट करवाया जा सकता है। डाटा सिक्योरिटी थ्रेट्स कुड बी देयर, लाइक डाटा की एंड टू एंड इंक्रिप्शन कर सकते हैं, टोकनाइजेशन कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप के केस में होता है, राइट। पैच एंड चेंज मैनेजमेंट कैन शुड बी देयर, इंसिडेंट रिस्पॉन्स मस्ट बी देयर, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। सो दिस ऑल थिंग्स वी हैव डन ऑलरेडी, राइट। फिर बात आती है API सिक्योरिटी के बारे में। नाउ व्हाट इज API? API का फुल फॉर्म क्या है? देखो, API का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो कि डिजिटल बैंकिंग की क्या बैकबोन है। UPI, अकाउंट एग्रीगेटर, मोबाइल एप्लीकेशंस, पेमेंट सिस्टम सभी API के थ्रू चलते हैं। सो API की सिक्योरिटी रखना काफी ज्यादा जरूरी है। देन इट्स रिलेटेड टू क्लाउड सिक्योरिटी। क्लाउड जो है वो बेसिकली अलग अलग प्लेटफॉर्म चलते हैं, लाइक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, राइट, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, IaaS कहते हैं जिसको, वो प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। सो RBI बेसिकली परमिट करती है कि आप क्लाउड का इस्तेमाल कर सकते हो स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स के साथ। डाटा सिक्योरिटी होनी चाहिए, रेगुलेटरी कंप्लायंस होना चाहिए, वेंडर गवर्नेंस होना चाहिए, दोज ऑल थिंग्स मस्ट बी देयर। देन उसके अलावा है अदर सिक्योरिटी मेजर्स, लाइक लॉग करना है, मॉनिटर करना है चीजों को, एंड पॉइंट प्रोटेक्शन मस्ट बी देयर, एंटी मालवेयर्स और सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन बेसलाइंस मस्ट बी देयर। देन आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू डिजिटल पेमेंट स्पेसिफिक कंट्रोल्स क्या क्या हो सकते हैं। So first one, it's related to online alerts for the participants. So velocity check कर सकते हैं, राइट। बैंक ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो रियल टाइम अलर्ट्स जारी करेंगे अगर कोई ट्रांजैक्शन जो है उसमें कोई दिक्कत देखने को मिलती है। अगर कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुई भी है तो उससे रिलेटेड साथ के साथ मैसेज आएगा, ईमेल आएगा, राइट। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कैन बी देयर। UPI के केस में जैसे सेंडर एंड रिसीवर दोनों को नोटिफाई किया जाता है, राइट, वो चीज़ होती है। कस्टमर नोटिफिकेशन भी इसी से रिलेटेड है, यानी कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी तो SMS ईमेल ट्रांजैक्शन होगी रिलेटेड टू विद मास डिटेल्स, यानी कि अकाउंट नंबर पूरा नहीं जाएगा, OTP जाएगा, मर्चेंट इन्फॉर्मेशन जाएगी, सब चीज़ें जाएंगी, राइट। वो कस्टमर नोटिफिकेशन से रिलेटेड है। स्पेसिफिक कुछ कंट्रोल है जिससे हम जो फ्रॉड्स हैं उनको रोक सकते हैं।
फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग, या इन ऐप या फिर वेबसाइट में आप रिपोर्ट कर सकते हो फ्रॉड को, ये फीचर होना चाहिए। डेडिकेटेड हेल्पलाइन होनी चाहिए एंड SLA होना चाहिए फॉर द रिस्पॉन्स। राइट नाउ व्हाट इज SLA फॉर रिस्पॉन्स? SLA का मतलब होता है सर्विस लेवल अग्रीमेंट, ठीक है। तो एक अग्रीड अपॉन टाइम फ्रेम होगा जिसके बीच में सर्विस प्रोवाइडर एक्नॉलेज करेगा कस्टमर की रिक्वेस्ट को, ठीक है, वो होना चाहिए। फर्दर फिर बात आती है मोबाइल पेमेंट से रिलेटेड क्या कंट्रोल होना चाहिए। सेशन टर्मिनेशन, यानी कि कुछ एक टाइम के बाद आपका जो डिवाइस आपने लॉगिन किया था ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा ताकि फ्रॉड ना हो। डिवाइस बाइंडिंग मस्ट बी देयर, यानी कि डिवाइस आईडी जो है या फिंगरप्रिंटिंग जो है वो अगर किसी और डिवाइस में करोगे तो अनऑथराइज डिवाइस को वो बेसिकली डिटेक्ट कर लेगा। री लॉग इन ऑन इंटरफेरेंस, लाइक फोर्स री ऑथ कर सकते हो अगर सेशन हाईजैक हो गया या एप्लीकेशन किल डिटेक्ट हुआ तो आप दोबारा से लॉग इन करवाओ सिस्टम के ऊपर, सो डैट कोई पर्सन इन बिटवीन अगर ईव ड्रॉपिंग करने की कोशिश कर रहा है तो वो ना कर पाए। रिमोट एक्सेस कंट्रोल, अगर कोई पर्सन नॉन रिमोट कंट्रोल एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है, अननोन के ऊपर एक्सेस करने की कोशिश करता है तो उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलर एक्शंस को, ऑपरेशंस को। कूलिंग पीरियड फॉर चेंजेस, लाइक लेट्स से यू चेंज द मोबाइल नंबर, तो एकदम से साथ के साथ अलाउ ना करो कि पर्सन जो है साथ के साथ ही एक्सेस कर पाए, उसमें कूलिंग ऑफ पीरियड दे सकते हैं कि बाकी चीजें आप 12 घंटे के बाद एक्सेस कर पाओगे। देन इट्स रिलेटेड टू कार्ड पेमेंट्स रिलेटेड क्या क्या चीजें हो सकती हैं। इट कुड बी रिलेटेड टू टर्मिनल वैलिडेशन। टर्मिनल वैलिडेशन कुड बी रिलेटेड टू जो भी आपके सर्टिफाइड POS टर्मिनल्स होते हैं। सो कुछ ना स्टैंडर्ड्स होते हैं, लाइक कार्ड रीडिंग डिवाइस के केस में, पॉइंट ऑफ सेल मशीन के केस में कुछ एक स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाएगा जो कार्ड रीडिंग डिवाइस होगा, राइट, कि वो ऑथराइज्ड है, कंप्लाइंट है, सिक्योर्ड है, ट्रांजैक्शन अलाउ करने से पहले वो चीज को चेक किया जाएगा, राइट, वो होता है टर्मिनल वैलिडेशन। सेकेंड इट्स रिलेटेड टू द नेटवर्क मॉनिटरिंग, यानी कि रियल टाइम बेसिस पर, कंटिन्यूस बेसिस पर मॉनिटर किया जाएगा कार्ड ट्रांजैक्शन फ्लोज को अक्रॉस द स्विचेस जो भी नेटवर्क्स हैं उनके ऊपर। सो कार्ड नेटवर्क्स बेसिकली एनफोर्स करेंगे वेलोसिटी एंड अमाउंट थ्रेशोल्ड्स को कि ये पर्सन एक घंटे में कितनी ट्रांजैक्शन कर चुका है। ये तो नहीं है कि नॉर्मल ट्रांजैक्शन पैटर्न से मैच नहीं कर रहा, अगर कुछ ऐसी चीज मिलेगी तो उसको फ्लैग कर देंगे एंड रियल टाइम अलर्ट्स भी इवन ट्रिगर किए जा सकते हैं, राइट। फिर होता है इनक्रिप्टेड स्टोरेज, यानी कि जो भी कार्ड होल्डर का डाटा होगा, लेट से परमानेंट अकाउंट नंबर, CVV डाटा, एक्सपायरी डेट, पिन नंबर, अगर आपने सेव करना है, राइट, वैसे तो सर्वर के ऊपर सेव नहीं होगा, लाइक मर्चेंट सर्वर पर तो सेव होगा नहीं है, राइट, लेकिन करना भी तो इंक्रिप्टेड मोड में होगा, ऐसा नहीं है कि वो रेगुलर मोड में आप सेव कर देंगे। देन इट्स रिलेटेड टू PPIs, इन केस ऑफ द प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स मल्टीलिंगुअल OTPs कैन बी जनरेटेड। ट्रांजैक्शन अलर्ट जो है वो बेसिकली प्रेफरेंस मोड के हिसाब से जनरेट किए जाएंगे। एंड फॉर द कूलिंग पीरियड, लाइक आपके पास एक होल्ड पीरियड होगा पोस्ट लोड करने के बाद कि आप दोबारा से ट्रांजैक्शन कर पाओगे, उसके बीच में कूलिंग पीरियड दे देंगे 1 घंटे से लेकर 3 घंटे का। देन फर्दर इट्स रिलेटेड टू पेमेंट एग्रीगेटर्स एंड द गेटवेज। सो अगर हम पेमेंट एग्रीगेटर्स एंड गेटवे की बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी होगी, डेट मस्ट बी बोर्ड अप्रूव्ड, एक बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी चाहिए। एंड ये जो डाटा स्टैंडर्ड्स हैं रिलेटेड टू 27001 या PCI DSS जो डाटा स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ कंप्लाई करना चाहिए। सेकेंड वन इट्स रिलेटेड टू इंसिडेंट हैंडलिंग, लाइक एक इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान होना चाहिए जिसको हम IRP कहते हैं। इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान होना चाहिए, IRP कहते हैं, ताकि जो ब्रीचेस मिले उनको हैंडल कर पाए। एंड आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू कस्टमर डाटा प्रोटेक्शन, यानी कि जो कोई भी डाटा होगा वो आप इंक्रिप्टेड मोड में सेव करेंगे, एज डायरेक्टली सेव कार्ड आप नहीं करेंगे, टोकनाइजेशन का इस्तेमाल करेंगे या फिर एसिमेट्रिक जो इंक्रिप्शन टेक्निक होती है उसका इस्तेमाल करेंगे, राइट। एंड ऑप्ट इन ऑप्ट आउट की आपको एक जो ऑप्शन है वो देनी चाहिए कस्टमर्स को, राइट, ताकि अगर कोई कस्टमर अपना डाटा डिलीट करना चाहता है डाटा डिलीट कर पाए। फर्दर रिफंड पॉलिसी, क्लियर रिफंड गाइडलाइंस होनी चाहिए कि कितने दिन में रिफंड हो जाएगा, T+1 डेज में, T+3 डेज में, डेट मस्ट बी शोकेस्ड, वो बेसिकली इंफॉर्मेशन शोकेस होनी चाहिए। देन इट्स रिलेटेड टू द बेसलाइन टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिकमेंडेशंस। बेसलाइन टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिकमेंडेशंस, ये बेसिकली आप कह लो कि मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं जो हर PA या फिर PG को फॉलो करने चाहिए एज पर द RBI साइबर गाइडलाइंस। PA का मतलब होता है पेमेंट एग्रीगेटर एंड PG का मतलब होता है पेमेंट गेटवे, राइट, उनको फॉलो करनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस के बारे में। When we talking about the governance, तो बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसीज मस्ट बी देयर एंड एक CISO को अपॉइंट करना, यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन जो सिक्योरिटी ऑफिसर उसको अपॉइंट करना है। डेडिकेटेड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कमेटी मस्ट बी देयर, लाइक ITSC मस्ट बी देयर। रिस्क जो आपके कमेटीज हैं डेट मस्ट बी देयर, क्राइसिस मैनेजमेंट टीम मस्ट बी देयर, दिस इज द गवर्नेंस स्ट्रक्चर फॉर द सेम, राइट, ये होना जरूरी है। देन इट इज रिलेटेड टू डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, जैसे मैंने आपको बताया
PCI DSS का इस्तेमाल करेंगे, ISO 27001 स्टैंडर्डाइजेशन का इस्तेमाल करेंगे। उसके हिसाब से आपको फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, उसके हिसाब से चीज़ों को मेंटेन करना पड़ेगा। देन फर्दर रिलेटेड टू सिक्योरिटी इंसिडेंट रिपोर्टिंग, एक इंसिडेंट लॉगबुक बनानी पड़ेगी डिफरेंट लेवल्स के ऊपर एंड उनकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। लेट्स से सर्विस लेवल अग्रीमेंट है, उसको आपने डिफाइन कर दिया एंड फर्दर उसको इन्फोर्समेंट करनी है या फिर उसको आगे बताना है। यू मस्ट बी हैविंग अ BCP विद यू, डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग विद यू, जिसको अपने हाफ ईयरली बेसिस पर लेट्स से चेक करना है, टेस्ट करना है उसके बारे में। देन इट्स रिलेटेड टू मर्चेंट ऑनबोर्डिंग गाइडलाइंस, लाइक स्ट्रिक्ट KYC गाइडलाइंस होनी चाहिए जब आप मर्चेंट को ऑनबोर्ड कर रहे हो एंड साइट असेसमेंट कर रहे हो, रिस्क असेसमेंट कर रहे हो एंड जो भी फ्रॉडलेंट मर्चेंट्स हैं उनको ब्लॉक कर दो। देन साइबर सिक्योरिटी एंड ऑडिट रिपोर्टिंग, आप जो भी IS ऑडिट है उसको एनुअली बेसिकली एनुअल IS ऑडिट किया जाएगा बाय द सर्टिन इम्पैनल्ड ऑडिटर, जो सर्टिन इम्पैनल्ड ऑडिटर है, थर्ड पार्टी ऑडिट किए जाएंगे, एनुअल ऑडिट किए जाएंगे, दैट इज इट। फिर एक्सेस कंट्रोल मैनेजमेंट, तो आप RBAC यानी कि रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल को क्या कहते हैं, RBAC रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल प्लस मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को फॉलो करेंगे। कोई भी जेनरिक या शेयर्ड अकाउंट अलाउड नहीं होने चाहिए। स्टाफ कंपिटेंसी मैनेजमेंट, यानी कि साइबर अवेयरनेस जो है दैट मस्ट बी मैंडेटरी, फ्रॉड प्रिवेंशन ट्रेनिंग मस्ट बी मैंडेटरी। वेंडर रिस्क मैनेजमेंट, आपका SLA सर्विस लेवल अग्रीमेंट होना चाहिए, ऑडिट राइट होना चाहिए आपके पास कि आप ऑडिट कर सकते हो, राइट। टीयर्ड कंट्रोल्स हो सकते हैं हमारे पास, वेंडर क्रिटिकलिटी चेक कर सकते हैं, राइट। सो दीज थिंग्स कैन बी देयर फॉर वेंडर रिस्क मैनेजमेंट। फर्दर इट्स रिलेटेड टू रोड मैप फॉर मैच्योरिटी। सो आपको एक रोड मैप बनाना पड़ेगा 3 से 5 साल के लिए कि किस तरह से हमने कंट्रोल्स को इन्वॉल्व करना है, हमारे माइलस्टोन्स क्या हैं, कौन से टूल्स को हमने इंटीग्रेट करना है, कौन से मेट्रिक्स का इस्तेमाल करना है, वो सब चीज़ें, ठीक है, वो चीज़ें शामिल रहेंगी। दैट इट्स रिलेटेड टू द क्रिप्टोग्राफिक स्टैंडर्ड्स। क्रिप्टोग्राफिक स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि आप लेट्स से 256 बिट की इंक्रिप्शन कर रहे हो, TLS 1.2 या TLS 1.3 का इस्तेमाल कर रहे हो फॉर डाटा इन ट्रांजिट, राइट। दैट इज क्रिप्टोग्राफिक स्टैंडर्ड, जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करने हैं। फोरेंसिक रेडीनेस, लाइक लोग जो भी आप मेंटेन कर रहे हो, जो भी डाटा लॉग मेंटेन कर रहे हो, डेट मस्ट बी अवेलेबल। लेट्स से 90 डेज लेकर के 180 डेज तक का हमारे पास डाटा लॉग अवेलेबल होना चाहिए। चेन ऑफ कस्टडी हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए, किन किन के पास कस्टडी रही है, लाइक उससे रिलेटेड। देन इट्स रिलेटेड डाटा सॉवरेनिटी एंड आउटसोर्सिंग। सो डाटा सॉवरेनिटी का मतलब होता है पर्सनल डाटा जो रहेगा वो इंडियन ज्यूरिसडिक्शन के बीच में होना चाहिए। सो कंप्लाई विद द RBI डाटा लोकलाइजेशन, यानी कि जो कस्टमर से रिलेटेड डाटा है वो हमारे इंडिया के बीच में होना चाहिए एंड क्लियर कॉन्ट्रेक्चुअल बाउंड्रीज होनी चाहिए, ऑडिट राइट्स हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू पेमेंट ऐप सिक्योरिटी। ऐप जो है वो डिवाइस बाइंडिंग जरूर करे, वो कोड अगर कोई लेट से खराब हो रहा है तो कोड को वो इस्तेमाल ना करने दे, सेशन टाइम आउट होना चाहिए एंड हर एक हाई रिस्क एक्शन के लिए ट्रांजैक्शन पिन वो मांगे, राइट। ये चीजें होनी जरूरी है। देन इट्स रिलेटेड टू सिक्योरिटी मेजर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स। सो इंटरनेट बैंकिंग रिलेटेड जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं उनको फॉलो करना जरूरी है, लाइक वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी मस्ट बी देयर। कोई भी सेंसिटिव डाटा जो है वो क्लाइंट साइड पर स्टोर ना हो। TLS सिक्योरिटी लेवल्स को हम बेसिकली इंप्लीमेंट करेंगे, TLS लेवल 1.2 या 1.3, 128 बिट सिक्योरिटी का इस्तेमाल करेंगे या 256 बिट सिक्योरिटी का इस्तेमाल करेंगे। सर्वर साइड वैलिडेशन जरूर होनी चाहिए हर एक इनपुट की, यानी कि अगर आपने इनपुट ईमेल डाली है तो वो सर्वर साइड पर चेक जरूर होगी, ऐसा ना हो कि यूजर साइड से चेंजेस हो पाए। एंड फुल रीऑथेंटिकेशन होना चाहिए अगर सेशन दोबारा से रीस्टैब्लिश किया जा रहा है। लेट्स से आप लॉग आउट हो गए पेज में, इन बिटवीन पेज की हो गया तो दोबारा से रीऑथेंटिकेशन होना जरूरी है। फर्दर इट्स रिलेटेड टू ऑथेंटिकेशन प्रैक्टिसेस, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए। लाइक लेट्स से आपने पासवर्ड डाला और साथ में आप बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल कर रहे हो, OTP का इस्तेमाल कर रहे हो। डायनेमिक 2 फैक्टर हो सकता है हाई रिस्क ऑपरेशंस को डील करने के लिए। म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन कैन बी डन बाय द SSL के थ्रू कर सकते हो। SSL एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है, राइट, उसका इस्तेमाल कर सकता है। फर्दर ट्रांजेक्शन सिक्योरिटी की बात करें, जो भी ट्रांजेक्शन होंगी उसमें आप OTP का इस्तेमाल करोगे हर एक ट्रांजेक्शन के लिए। जब भी कोई नया पेई ऐड किया तब भी OTP आएगा। सेकंड चैनल कंफर्मेशन हो सकता है SMS के थ्रू, IVR के थ्रू, लार्ज वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए होता है ना। कई बार लेट से आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो साथ के साथ कॉल आ जाती है, इफ दिस ट्रांजेक्शन इज डन बाय यू, नहीं तो भाई कंफर्म कर दो, नहीं तो मना कर दो, राइट। फर्दर इंटरनेट बैंकिंग के सिक्योरिटी कंट्रोल क्या हो सकते हैं, लाइक आप अडेप्टिव ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, कैप्चा कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, अलग अलग टेढ़े मेढ़े जो लिखे होते हैं, करेक्टर्स लिखे होते हैं, उनको इस्तेमाल करना है, राइट। लॉगिन अटैक को बेसिकली ब्रूट करने के लिए कि लॉगिन अटैक ना हो जाए उसको कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फर्दर सिक्योर्ड पासवर्ड मैनेजमेंट मस्ट बी देयर, लाइक पासवर्ड अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो पासवर्ड अगर लेट से खुद ही एक्सपायर हो जाएगा आफ्टर द 40 डेज 90 डेज और समथिंग, राइट। एंड फर्स्ट टाइम लॉगिन के ऊपर 1 टाइम पासवर्ड दिया जाएगा, OTP दिया जाएगा।
फिर सेशन मैनेजमेंट कुड भी देयर कि अगर कोई एक्टिविटी नहीं हुई है तो कुछ देर बाद ऑटोमेटिकली सेशन आपका लॉग आउट हो जाएगा, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी कंट्रोल, तो एनॉमली डिटेक्शन कर सकते हैं, लाइक नॉर्मल अगर बिहेवियर लगा तो उसके केस में हो सकता है आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाए। वर्जन चेक कर सकते हैं कहीं पुराना वर्जन तो नहीं है, सो डेट कोई भी पर्सन पुराने एप्लीकेशन के थ्रू कोई लूप होता है उसके थ्रू कोई फायदा उठा ले, राइट। एंड डिवाइस एंड ऐप सिक्योरिटी मस्ट बी देयर, इंटीग्रिटी चेक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है डिवाइस के रिलेटेड कि डिवाइस को रूट तो नहीं किया हुआ, सैंडबॉक्स स्टोरेज का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, जो कोई भी डाटा एप्लीकेशन में स्टोर है वो सेंसिटिव डाटा है, अगर इंक्रिप्टेड होना चाहिए, अगर लॉग आउट किया तो डाटा वाइप आउट हो जाए वो, ठीक है, ताकि उसका इस्तेमाल ना किया जा सके। ऑथेंटिकेशन और रीऑथेंटिकेशन, अगर एक्टिविटी गई तो रीऑथेंटिकेशन मांगे, दोबारा से लॉगिन मांगे, अगर ट्रस्टेड नेटवर्क नहीं है तो भी रीऑथेंटिकेशन होनी चाहिए। कई बार हम देखते हैं ना, हम एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे थे, मोबाइल नेटवर्क चेंज हुआ, साथ के साथ वो कहता है कि लॉग आउट हो गया, तो वो इसी सभी चीज़ों के रिलेटेड मेजर्स हैं, ठीक है। फर्दर जनरल मोबाइल एप्लीकेशन के कंट्रोल क्या है, इंजेक्शन प्रोटेक्शन। अब इंजेक्शन क्या होता है, ये वो वाला इंजेक्शन नहीं डॉक्टर वाला, इट्स रिलेटेड टू द सीक्वल इंजेक्शन, जो क्वेरी लैंग्वेज होती है ना, सिक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज होती है, अब उसमें डाटा को पिंच करने के लिए इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अब नो रा सीक्वल मस्ट बी यूज्ड, पैरामीटराइज क्यूरीज होनी चाहिए, ठीक है, ये बेसिकली कोडिंग से रिलेटेड है। तो इंजेक्शन प्रोटेक्शन के लिए टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां कहीं भी फिजिबल है वहां पर स्कैनिंग करो। एंड नेटवर्क एंड डिवाइस सिक्योरिटी के लिए जरूरी है कि डिवाइस बाइंडिंग जरूर हो, लाइक अगर आप डिवाइस था पहले ओप्पो, अब आईफोन ले लिया, अब आईफोन में लॉगिन करोगे तो उस पर नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, चाहे आपने बैकअप लिया, वो कहेगा भाई ये अलाउड ही नहीं है, आपको दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। एंड अगर कोई डिवाइस रूटेड है, ठीक है, जैसे कई एंड्रॉयड रूट करा लेते हैं या फिर iOS को जेल ब्रेक कर लेते हैं, वहां पर अलाउ ही नहीं चाहिए, एक्सेस अलाउड ही ना करे, राइट। तो आरबीआई की मास्टर डायरेक्शन है इनसे रिलेटेड, वैसे आपको थोड़ा सा आइडिया मैंने दे दिया है। देन फर्दर इनहैंसिंग सिक्योरिटी ऑफ कार्ड ट्रांजेक्शंस, जनरल सिक्योरिटी मेजर्स की बात करें तो डेफिनेटली आपको पीसीआई कंप्लायंस जो गाइडलाइंस है, राइट, पीसीआई बेसिकली स्टैंडर्ड है, जैसे पीसीआई डीएसएस है, उसी तरह से अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं, पीसीआई पिन, पीसीआई एचएसएम, पीसीआई पीटीएस, इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए। एंड की मैनेजमेंट मस्ट बी डन रिलेटेड टू पिन नंबर, रिलेटेड टू पर्टिकुलर जो भी ऑडिट लॉग्स हैं उनको मेंटेन करना चाहिए। एटीएम सिक्योरिटी के लिए एंटी स्कीमिंग डिवाइसेस मस्ट बी देयर, बायोस पासवर्ड को सेट किया जाना चाहिए सो डैट कोई पर्सन स्कीमिंग ना कर ले। एंड पिन पैड मस्ट बी इनक्रिप्टेड, राइट। आजकल तो क्या हो गया कि स्क्रीन के बीच में पिन आ जाता है, एंड वो पिन भी जो आता है वो बेसिकली नंबर स्टेटमेंट आता है, लाइक 1 2 3 नहीं लिखा होगा, जैसे लिखा होगा 5 6 9, ठीक है, अलग अलग आएंगे, सो डैट उनको जो पर्सन वीडियो बना रहा है उसको पता ना लगे। कई पर्सन होता है ना जो बेसिकली फ्रेम करते हैं, की लॉगर को चेक करते हैं, उनको ये पता ना लगे कि कौन सा डिजिट प्रेस किया गया, राइट। फर्दर इन केस ऑफ कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजेक्शन, सीएनपी ट्रांजेक्शन के केस में स्ट्रॉन्गर ऑथेंटिकेशन होना बहुत जरूरी है। रिस्क स्कोरिंग, ओटीपी का इस्तेमाल करना, ये चीज काफी जरूरी है। रियल टाइम अलर्ट होना चाहिए हर एक कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजेक्शन के लिए, ये होना जरूरी है। इश्यूर को रीइंबर्स करने पड़ेंगे लॉसेस अगर अनऑथराइज्ड सीएनपी फ्रॉड हुआ, क्योंकि बैंक की लायबिलिटी बन जाएगी। अगर कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजेक्शन के केस में मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल ना किया गया तो बैंक की लायबिलिटी है। कार्ड टोकनाइजेशन का प्रोसेस मैं ऑलरेडी आपको कंप्लीटली बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में, आई होप कि आप वहां से कवर कर सकते हैं। एंड देन स्टेटेड स्टोरेज ऑफ द कार्ड डाटा, जो कार्ड का डाटा है वो मर्चेंट के पास या गेटवे के ऊपर सेव नहीं होगा, वो बेसिकली नेटवर्क के ऊपर सेव होगा, राइट। फुल डाटा आप स्टोर नहीं कर सकते हो। लास्ट 4 डिजिट सिर्फ और सिर्फ रिकंसिलिएशन पर्पज के लिए आप स्टोर कर सकते हो क्रेडिट कार्ड की, बट नॉट मोर देन दैट, राइट। एंड अगर कोई आपने सेव करी है तो सेटलमेंट विंडो होने के बाद आपको डाटा सारा का सारा डिलीट करना पड़ेगा एज पर द गाइडलाइंस, राइट। फिर बात आती है स्टोरेज ऑफ द पेमेंट सिस्टम डाटा, स्टोरेज ऑफ द पेमेंट सिस्टम डाटा। सो ये जो गाइडलाइंस है आरबीआई के द्वारा ऑथराइज जितने भी बैंक्स हैं, पेमेंट गेटवेज हैं, नॉन बैंक्स हैं, वेंडर्स हैं, सबके ऊपर एप्लीकेबल है। डाटा स्टोरेज नॉर्म्स क्या है कि कस्टमर का नेम, लाइक कस्टमर डाटा रिलेटेड टू नेम, मोबाइल, ईमेल, आधार, पैन एटसेट्रा, डेट मस्ट बी स्टोर्ड इन इंडिया ओनली, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही इस डाटा को स्टोर कर सकते हो। पेमेंट सेंसिटिव डाटा की अगर बात करें रिलेटेड टू अकाउंट नंबर्स, पेमेंट क्रेडेंशियल्स, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में स्टोर करना है। ओटीपी हो गया, पिन हो गया, हैशेस हो गया। ट्रांजैक्शन डाटा की बात करें, टाइम स्टैम्प्स, अमाउंट, सिस्टम लॉग्स, रेफरेंस आईडीज, दीज ऑल डाटा मस्ट बी स्टोर्ड इन इंडिया ओनली, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही स्टोर कर सकते हो। इफ वी टॉक अबाउट द क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, तो जो डोमेस्टिक लेग होगी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट की, उसका डाटा, लाइक जो रिमिट किया रहेगा
टू एंड स्टोर्ड इन इंडिया, दैट मस्ट हैव इट्स डाटा रिमिटेड, एंड वो डाटा जो होगा डोमेस्टिक लेग का वो इंडिया में ही स्टोर होगा। अगर फॉरेन लेग की बात करें तो वो आप अब्रॉड में स्टोर कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि डोमेस्टिक डाटा जो है वो इंडिया में ही रहे, तो वो ऑफशोर नहीं जाना चाहिए, राइट। देन आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू प्रोसेसिंग ऑफ द पेमेंट ट्रांजेक्शन, प्रोसेसिंग ऑफ द पेमेंट ट्रांजेक्शन। तो अगर कोई प्रोसेसिंग हो रही है आउटसाइड इंडिया तो उसके रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पीएसओस जो हैं मे राउट एनी पार्ट ऑफ द पेमेंट ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग ऑफ शोर इफ दे विश, वो कर सकते हैं। सो जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया से रिलेटेड जो लेग है उसका जो डाटा रहेगा वो इंडिया में ही होना चाहिए, ऑन शोर होना चाहिए, ऑफ शोर नहीं होना चाहिए। जो आउटसाइड इंडिया डाटा है वो कंपोनेंट जो हो गया, कार्ड वैलिडेशन होगी, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन होगी, वो स्ट्रिक्ट रिपेट्रिएशन नॉर्म के हिसाब से बाहर आप रख सकते हो, अदरवाइज नॉट, राइट, अदरवाइज नहीं रहेगा। फर्दर इफ वी टॉक अबाउट द डाटा ट्रांसफर एंड द रिपेट्रिएशन, तो जो भी डाटा है रिलेटेड टू द डोमेस्टिक ट्रांजेक्शंस, ऑथराइजेशन, क्लियरिंग, मर्चेंट डाटा, वो इंडिया सर्वर पे रहेगा, इंडियन सर्वर पे रहेगा, राइट। एंड अगर उसे अब्रॉड प्रोसेस किया गया है तो डाटा मस्ट बी repatriated to India within 24 hours by next working days, whichever is earlier। 24 घंटे के अंदर अंदर वो डाटा वापस आना चाहिए। लॉग्स, ऑडिट ट्रेल, कस्टमर डिस्प्यूट डाटा मस्ट बी स्टोर्ड लोकली ओनली, ठीक है। देन इट्स रिलेटेड टू सब्सीक्वेंट एक्टिविटीज, यानी कि पोस्ट ट्रांजेक्शन के बाद जो एक्टिविटीज करनी है उनसे रिलेटेड सब्सीक्वेंट एक्टिविटीज क्या रहेंगे। अगर मान लो सेटलमेंट जो है या फिर अदर जो बैक एंड फंक्शन है वो ऑफशोर होता भी है, बाहर होता भी है, रिजल्ट या जो डाटा रहेगा डेट मस्ट बी फ्लोइंग बैक टू द नियर रियल टाइम, ऑलमोस्ट रियल टाइम में डाटा वापस आना चाहिए, एंड वो ऑन शोर यानी कि इंडिया में स्टोर होगा इमीडिएटली आफ्टर द प्रोसेसिंग। ये आपकी सब्सीक्वेंट एक्टिविटी है, राइट। फर्दर कस्टमर डिस्प्यूट की बात करते हैं अगर, तो जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स हैं जिसके लिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन चाहिए वो इंडिया में ही एक्सेसिबल होना चाहिए डाटा, डेट मस्ट बी एक्सेसिबल इन इंडिया रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे वर इनिशियली प्रोसेस्ड, जहां मर्जी प्रोसेस हुई हो, जो डाटा है जब रिड्रेसल करना है तो इंडिया में डाटा होना चाहिए। शेयरिंग विद ओवरसीज रेगुलेटर, डाटा जो है डिस्क्लोज किया जा सकता है फॉरेन रेगुलेटर्स को या लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज को सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लिसिट अथॉरिटी आरबीआई से लेने के बाद जो डाटा जाएगा ट्रांजेक्शन रिलेटेड वो जाएगा बाहर के रेगुलेटर्स के पास या फॉरेन रेगुलेटर्स के पास। देन इट इज रिलेटेड टू सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट, एक एनुअल सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी, एक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट जिसको हम एससीआर कहते हैं वो फाइल करनी पड़ेगी बाय अ सर्ट इन इम्पैनल्ड ऑडिटर, जो सर्ट इन इम्पैनल्ड ऑडिटर है उसके द्वारा एक एनुअलाइज सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट जाएगी जिसमें डाटा स्टोरेज, रिटेंशन प्रैक्टिसेस, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, डाटा फ्लो स्टोरेज, एक्सेस कंट्रोल, ये सब चीजें शामिल रहने वाली है, राइट। वो सारी चीजें शामिल रहेंगी, एंड टू एंड ऑडिट जो रहेगी वीएपीटी पैचिंग की, ट्रांजेक्शन लॉग की, वो सारी चीजें इसमें शामिल रहने वाली है। देन आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू द डीपीडीपी एक्ट, सो इट इज डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। जो ये एक्ट है मेनली अप्लाई होता है रिलेटेड टू प्रोसेसिंग ऑफ द डिजिटल पर्सनल डाटा विद इन इंडिया, राइट, चाहे वो पब्लिक एंटिटी है चाहे प्राइवेट एंटिटी है उनके ऊपर। एंड जो डाटा आउटसाइड इंडिया इट इज रिलेटेड टू द ऑफशोर गुड्स सर्विसेज जो इंडिविजुअल्स ने ली हैं उनसे रिलेटेड है, वो भी इसमें कवर होती हैं, राइट, दिस इज द स्कोप ऑफ इट। देन आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू द इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट वन इट्स रिलेटेड टू द डाटा फिड्यूशियरी। डाटा फिड्यूशियरी वो एंटिटी होती है जो डिफाइन करती है कि पर्पस क्या है, मीनिंग क्या है डाटा प्रोसेसिंग के, लाइक बैंक हो गया, फिनटेक हो गया, राइट, उसे कहते हैं डाटा फिड्यूशियरी। देन डाटा प्रिंसिपल, वो इंडिविजुअल जिसका वो पर्सनल डाटा है यानी कि कस्टमर के बारे में। फिर बात आती है एसडीएफ के बारे में यानी कि सिग्निफिकेंट डाटा फिड्यूशियरी के बारे में, एंटिटीज जो कि प्रोसेस करती हैं लार्ज स्केल जो पर्सनल डाटा उसको प्रोसेस करती हैं, जिनको नोटिफाई किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा बेस्ड ऑन द वॉल्यूम, बेस्ड ऑन द राइट्स, ठीक है, वो होती हैं। लाइक बैंक्स जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ सेंसिटिव पर्सनल डाटा को हैंडल करते हैं, ठीक है। फिर बताती है लॉफुल प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, जो डाटा है उसको प्रोसेस किया जाना चाहिए सिर्फ और सिर्फ लॉफुल पर्पस के लिए, एंड सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट के साथ लेजिटिमेट यूज के लिए आप उसको प्रोसेस कर सकते हो, एंड सिर्फ और सिर्फ एक नोटिस देने के बाद आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, अदरवाइज नॉट। नाउ व्हाट आर द लेजिटिमेट यूजेस विदाउट कंसेंट? लेजिटिमेट यूजेस कहां पर है? लाइक विदाउट यूजेस अगर हम बात करते हैं लेजिटिमेट यूजेस की, ठीक है, तो बैंक जो है प्रोसेस कर सकते हैं फॉर द रेगुलेटरी कंप्लाइंस, लाइक केवाईसी करना है, एएमएल के लिए, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग गाइडलाइंस के लिए, टीडीएस पर्पसेस के लिए, मेडिकल इमरजेंसीज के पर्पस के लिए, एम्प्लॉय रिलेटेड पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
इफ वी टॉक अबाउट द नोटिस एंड द ट्रांसपेरेंसी, तो डाटा कलेक्ट करने से पहले जो डाटा फिड्यूशियरी है यानी कि जो बैंक है उसे इन्फॉर्म करना पड़ेगा डाटा प्रिंसिपल को यानी कि कस्टमर को कि पर्पस क्या है डाटा कलेक्ट करने का, क्या राइट्स उनके पास अवेलेबल रहेंगे, एंड कॉन्टेक्ट ऑफ डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर। ठीक है, डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर का कॉन्टेक्ट क्या रहेगा, वो सब चीज़ें उनको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। इन केस ऑफ एसडीएफ डेट मस्ट बी गिवन, राइट। और साथ के साथ एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी होना चाहिए, डेट मस्ट आल्सो बी देयर। ठीक है जी। फिर बात आती है सिक्योरिटी सेफगार्ड्स के बारे में। जो सिक्योरिटी सेफगार्ड है यानी कि डाटा फिड्यूशियरी जो है यानी कि जो बैंक है उनको रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड्स को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, लाइक इंक्रिप्शन, ऑडिट ट्रेल, एक्सेस कंट्रोल, इन चीज़ों को मेंटेन करना पड़ेगा। जो भी डाटा ब्रीच है, अनऑथराइज्ड एक्सेस है, उसको हटाना पड़ेगा, दैट मस्ट बी डन। ब्रीच नोटिफिकेशन, मैंडेटरी रिपोर्टिंग है। अगर कोई भी डाटा ब्रीच होता है तो डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड यानी कि डीपीबी, राइट, उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। अफेक्टेड जो डाटा प्रिंसिपल्स हैं यानी कि कस्टमर्स हैं उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। फिर बात आती है चिल्ड्रंस डाटा। अब चिल्ड्रन जिनकी एज 18 साल से कम है फॉर माइनर्स, तो एक वेरीफाइबल पेरेंटल कंसेंट लेना पड़ेगा डाटा को प्रोसेस करने के लिए। एंड कोई भी बिहेवियरल मॉनिटरिंग के लिए, ट्रैकिंग के लिए या फिर टारगेटेड एड्स जो होंगी वो अलाउड नहीं होंगी। ठीक है, वो अलाउड नहीं होगी। ट्रैकिंग नहीं करनी, प्रोफाइलिंग नहीं करनी या टारगेट नहीं करना चिल्ड्रन को विद द बिहेवियरल एडवर्टाइजिंग, वो नहीं कर सकते। देन इट इज रिलेटेड टू द पेनल्टीज। अगर देखो आप डाटा को प्रोटेक्ट करने में फेल हुए तो आपके ऊपर 250 करोड़ तक की पेनल्टी लग सकती है। कितने की? 250 करोड़ तक की, अगर आप डाटा को प्रोटेक्ट करने में फेल होते हो। एंड अगर आपको एसडीएफ ने जो ड्यूटीज दी थी आप उनको फुलफिल नहीं कर पाए तो 150 करोड़ की आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। अगर सिग्निफिकेंट डाटा फिड्यूशियरी के साथ नॉन कंप्लाई किया तो 150 करोड़ की पेनल्टी लग जाएगी। अगर आपने चिल्ड्रन डाटा ऑब्लिगेशन को फुलफिल ना किया तो 200 करोड़ की पेनल्टी लग सकती है। 200 करोड़ की पेनल्टी तब लग जाएगी। और अगर नोटिफाई ब्रीच से आपने बेसिकली कंप्लाई ना किया फिर भी 200 करोड़ तक की पेनल्टी आपको फिर भी लग सकती है। एंड अगर और कोई वायलेशन होती है तो आपको 50 करोड़ तक की पेनल्टी जो है वो लग सकती है किसी और बेसिकली पेनल्टी के लिए। एंड अगर आप डीपी राइट्स को वायलेट करते हो तो 10,000 से लेकर के 1 करोड़ तक की पेनल्टी लग सकते हो। सिर्फ और सिर्फ सिविल फाइन लगेंगे, कोई क्रिमिनल पेनल्टी इस केस में नहीं लगेगी, राइट। सो डेट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड आपने बहुत सी चीज़ें सीखी होंगी। सिंपली लिखिएगा CIB और उसे व्हाट्सअप कर दीजिए टू द नंबर 8360944207 एंड आई विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स टू यू। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।